प्यार से कुछ भी नहीं होता है, प्यार जताना भी पड़ती है और तुम्हें देखकर बिल्कुल नहीं लगता है तुम मुझसे प्यार करती भी हो क्या? अविनाश जाने लगता है। सिया उसका हाथ पकड़ लेती है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह हिम्मत करके अविनाश के पास आती है और अविनाश के होठों पर छोटी सी किस करती है। सिया वहां से जाने लगती है। अविनाश उसका हाथ पकड़कर उसको अपने करीब खींचकर उसे हक कर लेता है। अविनाश उसे पूछता है, कुछ भी गलत फील हुआ मुझे किस करके? सियाना में सर हिलाती है। अविनाश सिया को खुद से दूर करके उसके आंखों से आंसू पोंछकर उसके माथे पर किस करके उसको कहता है, सॉरी तुम्हें डांटने के लिए, पर गुस्सा भी तुमने ही मुझे दिलाया था ना। क्या जरूरत थी तुम्हें मेरे रूल्स ब्रेक करने की? मैंने तुम्हें बहुत छोटी सजा दी थी। गुस्सा तो मुझे बहुत ज्यादा आ रहा था। अब ऐसे कोई काम कभी नहीं करना जिससे मैं गुस्सा हो जाऊं। सिया हाँ सर हिलाती है। अविनाश उसे कहता है, ठीक है अब अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लो, कितना टाइम वेस्ट हो गया हमारा। सिया उसे कहती है, नहीं मुझे घर जाना है। आज भाई और भाभी घर नहीं है, डोडी के घर जाने वाले थे वह। माँ अकेली है घर पर, मुझे जाना चाहिए। अविनाश उसे ठीक है कहता है। बिल पे करके अविनाश उसे उसके घर ड्रॉप कर देता है। वह अपने घर चला जाता है। दूसरी तरफ समीर और पीहू को उसके पापा ने अपने घर पे बुलाया था रात को डिनर करने के लिए। वह दोनों वहां चले जाते हैं। वह चारों पीहू के घर पर डिनर करके हॉल में बैठे थे। मिस्टर सहगल समीर को कहते हैं, समीर अपने दोस्त को कहो यह अब शादी कर ले। समीर अमन को कहता है, हाँ कर ले शादी, अंकल सही कह रहे हैं। अमन उसे गुस्से में देखता है। मिस्टर सहगल अमन को कहते हैं, समीर को ऐसे क्यों देख रहा है तू? 1 साल का हो गया है तू, कब शादी करेगा फिर? अब तो तेरे दोस्त की भी शादी हो गई, तू भी कर ले। बहू आएगी इस घर में तो ये घर घर जैसा तो लगेगा। मैंने तेरे लिए एक बहुत अच्छी लड़की देख रखी है। लड़की वालों की तरफ से हाँ है, तू एक बार कल उस लड़की से मिल ले। कल आने वाले हैं वो यहाँ, तुम दोनों की हाँ हो जाएगी, फिर तुम दोनों की शादी करवा दूंगा मैं। पीहू खुश होकर कहती है, हाँ भाई आप कर लो शादी, मुझे भी भाभी चाहिए, मुझे भी कल भाभी से मिलना है। अमन पीहू को कहता है, पीहू तू अपने कमरे में जा, तेरा कोई काम नहीं है यहाँ, मुझे पापा से अकेले में बात करनी है। पीहू उसे कहती है, मेरी जरूरत क्यों नहीं है, मैं नहीं हूँ क्या आपकी फैमिली का हिस्सा? आप मुझे अपनी शादी की डिस्कशन में शामिल क्यों नहीं करना चाहते हो? अमन उसे कहता है, नहीं हो रही है, शादी होगी तो सबसे पहले तुझे ही बताएंगे। रूम में जा, अपने पीहू अपने पापा की तरफ देखती है। वह उसे अंदर जाने के लिए इशारा करते हैं। पीहू दुखी होकर अपने रूम में चली जाती है। पीहू के जाते ही अमन गुस्से में अपने पापा को कहता है, आपको समझ में नहीं आता क्या? मैंने मना कर दिया ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, जब करनी होगी तो कर लूंगा। समीर और पीहू को बुलाने का क्या मतलब है? समीर अमन को कहता है, अमन शांति से भी बात कर सकता है ना तू, पापा है ये। अंकल क्या गलत कह रहे हैं, तेरे बारे में ही तो सोच रहे हैं। अमन उसे कहता है, क्यों सोच रहे हैं मेरे बारे में? पहले पीहू के लिए उस राहुल को ढूंढा था, इनकी वजह से मेरी बहन को इतनी तकलीफ हो रही है। तुझे इतनी जल्दी में पीहू से शादी करनी पड़ी क्योंकि उनका धुंधा लड़का मंडप में उसको छोड़कर भाग गया था। अब पता नहीं मेरे लिए कैसी लड़की धुंधी होगी। पूरी जिंदगी बिना शादी के रह लूंगा, पर इनकी पसंद से तो कभी शादी नहीं करूंगा। समीर उसे कहता है, अमन अंकल। अमन उसे कहता है, क्या अंकल अंकल लगा रखा है? मैंने कह दिया ना मुझे शादी नहीं करनी है, बस बात खत्म। जा, पीहू के पास दुखी है वह। अमन उठकर छत पर चला जाता है। अपने बेटे के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर मिस्टर सहगल को भी लगने लगता है उन्होंने पीहू के साथ गलत किया था, वह कभी एक अच्छे बाप नहीं बन पाए थे। समीर उनको कहता है, अंकल वह गुस्से में है, प्लीज उसकी बातों को माइंड नहीं करो आप, मैं उसको समझा दूंगा, कल मिल लेगा वह लड़की से। मिस्टर सहगल उसे कहते हैं, सही तो कह रहा था वह, मैंने पीहू के लिए गलत लड़का ही ढूंढा था, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती मेरी वजह से। वह तो तुमने उससे शादी कर ली, नहीं क्या होता मेरी बेटी का। मिस्टर सहगल भी वहां से उठकर अपने रूम में चले जाते हैं। समीर को समझ में नहीं आ रहा था पहले पीहू को संभाले या अमन को समझाए। समीर पहले छत पर चला जाता है। अमन छत की रेलिंग का सहारा लेकर खड़ा था। समीर उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। अमन उसे कहता है, उनका जवाई बनकर आया है तो जा सकता है, तू नहीं करनी मुझे इस बारे में कोई भी बात। समीर उसे कहता है, मुझे भी इस मामले में तेरे पापा बिल्कुल पसंद नहीं है, पर ऐसे जिंदगी भर हम उनको राहुल के ब्लेम नहीं कर सकते ना। जैसे भी है पापा है वह हमारे, उनको भी गिल्ट है। राहुल पर भरोसा करने के लिए हमको भी एक पल के लिए लगा ही था ना राहुल, ठीक है फिर तो हमारी भी बराबर की गलती ही है ना। अमन कुछ भी नहीं कहता है। समीर उसे कहता है, कल लड़की से मिल तो सकता ही है, पसंद नहीं आए भाभी तो मना कर देना, शादी के लिए फोर्स थोड़ी ना कर रहे हैं अंकल तुझे। अमन उसे कहता है, मिलना ही नहीं है मुझे, किसी से अपनी जैसी ही लड़की ढूंढी होगी उन्होंने। समीर उसे कहता है, इतना ज्यादा रिएक्ट क्यों कर रहा है तू, कल मिल रहा है तू उस लड़की से, यही फाइनल है। अंकल को मैंने कह दिया है, तू कल लड़की से मिलेगा, मैं उनका जवाई हूँ, अब मेरी इज्जत का सवाल है, तुझे मिलना ही पड़ेगा। अमन उसे कहता है, ये क्या बात हुई, किससे पूछकर तूने पापा को कहा मैं कल किसी से नहीं मिलने वाला? समीर उसे ऑर्डर देते हुए कहता है, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, तुझे बता रहा हूँ, कल बिना किसी नाटक के उस लड़की से मिल रहा है तू। समीर उसकी कोई भी बात सुने बिना नीचे चला जाता है। अमन अपने आप को कहता है, जवाई बनते ही ये तो पूरे ही हक जमाने लग गया, आजकल किस मुसीबत में फंस गया मैं। दूसरी तरफ समीर पीहू के रूम में जाता है। पीहू अपनी मम्मी की फोटो को हक करके बैठी हुई थी, उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, वह रो रही थी। समीर रूम को बंद कर देता है।
वह पीहू के पास आकर बैठ जाता है। वह उसके हाथ से उसकी मम्मी की फोटो लेता है और उसको साइड में रख देता है। समीर पीहू के सर को अपने सीने से लगा लेता है। वह उसके सर को सहलाने लगता है। पीहू उसे हक करके अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर बाद पीहू उसे कहती है, भाई इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे शादी की बात को लेकर? समीर उसे कहता है, ऐसे ही उसका मूड खराब था, ऑफिस की टेंशन रहती है ना। अब ठीक है, वो कल मिल लेगा लड़की से। वो कुछ देर बाद जब समीर देखता है पीहू को नींद आने लगती है, तब समीर पीहू से दूर जाने लगता है, पर पीहू नाम में सर हिलाकर उसे और टाइटली हग कर लेती है। समीर उसे कहता है, पीहू नींद आ रही है मुझे, ऐसे केसेस ये हम। पीहू उससे दूर होकर कहती है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया था, आप सो जाओ। समीर उसे इट्स ओके कहता है। पीहू उठकर जाने लगती है, पर समीर उसका हाथ पकड़कर उसको रोक लेता है। समीर पीहू को अपनी बाहों में लेकर आराम से लेट जाता है। वो उसे कहता है, अब कहाँ जाने की सोच रही हो? तुम दोनों भाई बहन को मनाने का मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले रखा है। नींद आ रही है मुझे, सो जाओ तुम भी, रात ज्यादा हो गई है। पीहू उसे कहती है, आपको पता है ना, आप मुझे आपकी आदत दिलवा रहे हो मेरे साथ ऐसी बड़ी ही हरकतें करके। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, सब समझ में आता है मुझे। समीर उससे थोड़ी दूर होकर अपनी आंखें बंद करके उसे कहता है, सॉरी मुझे पता है तुम बच्ची नहीं हो, पर थोड़ी देर पहले यही बच्ची अपनी मम्मी की फोटो को हक करके रो रही थी। अब छत पर जाकर भी पूरी रात रोने का फुल प्लान बना रही है। मैं बस अपनी इस बच्ची को रोता हुआ नहीं देख सकता। समीर की बात सुनकर पीहू के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। पीहू उसे पूछती है, मैं आपको पसंद हूँ ना? समीर हम में जवाब देता है। पीहू उसे कहती है, पसंद हूँ मैं आपको, पर आप मुझे प्यार नहीं करना चाहते हो। आप आपका प्रॉमिस तोड़ रहे हो। आपने कहा था आप अपने आप को नहीं रोकोगे मुझे प्यार करने से, पर आप हर बार रोक लेते हो। आप डरते हो मुझसे प्यार करने से। समीर अपनी आंखें खोलकर उसे कहता है, मैं क्यों डरने लगा तुम्हें प्यार करने से? मैंने कहा था ना मुझे टाइम चाहिए। पीहू उसकी आंखों में देखते हुए उसके होठों पर किस करके करती है, सॉरी मैं भूल गई थी। लो आपका टाइम, लाइट बंद कर देना सोने से पहले, नींद आ रही है मुझे, गुड नाइट। पीहू अपनी आंखें बंद कर लेती है। पीहू की हरकत से समीर के होठों पर भी स्माइल आ जाती है। वह भी लाइट बंद करके सो जाता है। अगले दिन सिया अपने घर में थी। उसे रह रहकर कल वाला अविनाश का बिहेव याद आ रहा था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था अविनाश का उससे नाराज होना। वह डिसाइड करती है अविनाश से इस बारे में बात करने की। दूसरी तरफ पीहू के घर में आज अमन से मिलने के लिए लड़की वाले आने वाले थे। वह सब होटल में मिलने वाले थे। समीर और पीहू को भी रोक लिया था मिस्टर सहगल ने। पीहू तो बहुत ज्यादा खुश ये सोचकर कि इसके भाई की शादी होने वाली है। अमन अपने रूम में तैयार हो रहा था। अब समीर की बात को वह कैसे काट सकता था? उसका मन तो बिल्कुल नहीं था किसी भी लड़की से मिलने का, पर उसके हाथ में अब कुछ भी नहीं था। समीर उसके रूम में आता है। वह उसको देखकर कहता है, क्या बात है? बात? मुझे तो लगा था तुझे और मनाना पड़ेगा, तू तो अपने आप ही तैयार हो रहा है। अमन उसको एक एंग्री लुक देता है और अपने बालों को सेट करने लगता है। उसको देखकर समीर को बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। उसको हंसते देखकर अमन इरिटेट हो रहा था। समीर आराम से उसके बेड पर बैठकर उसे कहता है, वैसे अंकल बता रहे थे कुछ देर पहले भाभी और उनके पापा। अमन उसकी बात बीच में करते हुए कहता है, कौन भाभी? अभी भाभी बनी है? वह लड़की तेरी पहले मिलने तो दे मुझे, उससे पहले ही तू उसको भाभी बना रहा है। समीर उसे कहता है, भाभी भी बन ही जाएगी, वह लड़की मेरी उनकी तरफ से तो हाँ ही है रिश्ता के लिए, अब बस तेरी हाँ बाकी है। और जहां तक मैं तुझे जानता हूं तो किसी लड़की को उसके मुंह पर रिजेक्ट नहीं करने वाले। अमन उसे कहता है, पसंद नहीं आए तो कर दूंगा मना, पूरी लाइफ का सवाल, तेरी तरह कंफ्यूज नहीं हूं मैं जिंदगी में, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए जिंदगी में। समीर उसे कहता है, मैं कोई कंफ्यूज नहीं हूँ जिंदगी में, मुझे भी पता है मुझे क्या चाहिए जिंदगी में। वह तो तुझे जल्दी थी मेरी शादी तेरी बहन से करवाने की। नहीं, मैं भी ऐसे तेरी तरह आराम से ही शादी करता। पहले लड़की से मिलता, उसे पसंद करता, उससे प्यार करता, फिर शादी करता। ऐसे अचानक शादी होगी तो इंसान कंफ्यूज ही होगा ना। मेरे टाइम में सब कुछ उल्टा क्यों हो रहा है? यह भेदभाव मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? समीर की शिकायत सुनकर अमन को हंसी आ रही थी। उसको हंसते देखकर समीर इरिटेट हो रहा था। वह उसे बाहर चलने के लिए कहता है। वह दोनों बाहर चले जाते हैं। कुछ देर बाद वह चारों होटल में बैठे थे। 20 मिनट हो जाते हैं पर लड़की वाले अभी भी नहीं आए थे। अमन टाइम देखते हुए अपने पापा को कहता है, आपके वो लड़की वाले तो बिल्कुल टाइम की वैल्यू नहीं करते हैं, हमें यहाँ बुलाकर कहाँ रह गए वो? मिस्टर सहगल उसे कहते हैं, आने ही वाले हैं, ट्रैफिक में फंस गए होंगे। पीहू अमन को कहती है, भाई हम ही जल्दी आ गए, भाभी और उनके पापा भी आने वाले होंगे। पीहू के मुंह से भाभी वर्ड सुनकर अमन और ज्यादा इरिटेट हो रहा था। अमन अपने आप को कहता है, दोनों हस्बैंड वाइफ ने कसम खा ली है बिना मेरी शादी करवाए किसी भी लड़की को अपनी भाभी बनाने की। कुछ भी पल में लड़की वाले आ जाते हैं। लड़की वाले ने बस 2 लोग आए थे, जिनमें एक 40-40 साल के आदमी थे जिनका नाम मिस्टर शाह था, और उनके साथ उनकी बेटी थी जिनकी उम्र 25 साल की थी, जिसका नाम भूमि था। भूमि से इस वक्त सिंपल व्हाइट चिकनकारी कुर्ती और उसके नीचे डेनिम जीन्स पहन रखी थी। बाल उसके नेचुरली कर्ल थे। दिखने में सुंदर और संस्कारी थी बहुत ज्यादा। अरेंज मैरिज में लड़कियां सुंदर ही होती है। मिस्टर शाह लेट आने के लिए माफी मांगते हैं। भूमि आकर मिस्टर सहगल के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। वह दोनों भी उनके साथ ही बैठ जाते हैं। पीहू भूमि से बात कर रही थी। अमन भूमि की तरफ देख रहा था।
भूमि ने एक बार भी नजर उठाकर अमन तो क्या किसी की भी तरफ नहीं देखा था। अमन को हैरानी हो रही थी। कॉलेज में लड़कियां पागल थी उसके पीछे और भूमि उसको एक नजर भी नहीं देख रही है, जबकि वह दोनों आज इसी काम के लिए आए थे। कहीं ना कहीं अमन को भूमि का शाई नेचर इम्प्रेस कर रहा था, पर वह इतनी जल्दी किसी डिसीजन पर नहीं पहुंचना चाहता था। कुछ देर तक अमन और भूमि को छोड़कर सभी ऐसे ही बातें करते रहते हैं। फिर मिस्टर सहगल भूमि के पापा को कहते हैं लड़का लड़की भी आपस में बात कर ले तो सही रहता, आखिरी फैसला तो इन दोनों का ही होने वाला है। मिस्टर शाह भूमि को अमन के साथ जाने के लिए कहते हैं। अमन अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। उसे नर्वसनेस फील हो रही थी, पर वह अपने चेहरे पर नहीं दिखा रहा था। भूमि भी अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। वह दोनों होटल के दूसरी साइड आ जाते हैं। कुछ पल प्राइवेसी के लिए वह दोनों चेयर पे बैठ जाते हैं। भूमि अभी भी सर झुकाए बैठी थी। अमन उन दोनों के लिए कोल्ड कॉफी ऑर्डर करता है। थोड़ी देर में कॉफी आ जाती है। अमन कॉफी पी रहा था। 20 मिनट तक भूमि कुछ भी नहीं कहती है। वह बस धीरे धीरे कॉफी पी रही थी। अमन को भी उसको देखकर समझ में आ रहा था उसे वो कॉफी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। बस अमन ने उस कॉफी को ऑर्डर किया है, इसीलिए अपना मन मारकर ही वह उस कॉफी को पीने की कोशिश कर रही है। अमन उसे देखकर अपने मन में कहता है ये मिस शहबाज तो करती है ना। पीहू इनसे बात कर रही थी तब भी बस अपना सर ही हिला रही थी। अमन माहौल की शांति खत्म करने के लिए भूमि को पूछता है आपका नाम क्या है। भूमि धीरे से कहती है भूमि। अमन उसे पूछता है आपकी मर्जी है क्या इस रिश्ते के लिए आपके पेरेंट्स की तरफ से दबाव तो नहीं है ना। भूमि बस नाम में सर हिला देती है। अमन उसे पूछता है आप काम क्या करती हो, शादी के बाद आप क्या करना चाहती हो। भूमि उसे कहती है डैड के होटल का बिजनेस है उसी के काम करती हो, शादी के बाद जैसा आप चाहो वैसा काम कर लूंगी। अमन उसे कहता है आपको मुझसे कुछ कहना कुछ पूछना है तो पूछ सकती हो। भूमि फिर से बस नाम में सर हिला देती है। अमन बस भूमि को देखकर उसके कुछ पूछने का इंतजार कर रहा था, पर वह कुछ कह ही नहीं रही थी। अमन अपने मन में कहता है ये लड़की सच में ऐसी है या मेरे सामने नाटक कर रही है। कुछ देर बाद अमन को समीर का मिस कॉल आता है। अमन भूमि को कहता है हमें चलना चाहिए अब। भूमि बस हाँ में सर हिलाकर अपनी जगह से उठ जाती है। वह दोनों सभी घर वालों के पास आ जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों परिवार अपने अपने घर चले जाते हैं। समीर और पीहू भी अपने घर चले जाते हैं। घर जाते ही मिस्टर सहगल को मिस्टर शाह का फोन आता है। वह उनको कहते हैं उनकी तरफ से हाँ है। मिस्टर सहगल फोन कट करके अमन को पूछते हैं कैसी लगी भूमि तुझे। अमन अपने मन में कहता है क्या बताऊं अब इनको कैसी लगी वह लड़की मुझे। कुछ लगने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए ना। उस लड़की ने तो एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। मुझे क्या उसे भी मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वही मना कर देगी इस रिश्ते के लिए। अमन उनको कहता है आपको जो सही लगे कर लो। मुझे नहीं पता। मिस्टर सहगल उसे खुश होकर कहते हैं तो हाँ कर दूं मैं रिश्ते के लिए। कल सगाई का प्रोग्राम रख ले। अमन उनको हैरानी से कहता है इतनी जल्दी लड़की से तो पूछो उसकी तरफ से हाँ है या ना है। मिस्टर सहगल उसको कहते हैं उनकी तरफ से हाँ है। तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना लड़की से। अमन कुछ भी नहीं कहता। समीर ने सही ही कहा था। उसके लिए वह किसी लड़की को उसके मुंह पर रिजेक्ट नहीं कर सकता था। कहीं ना कहीं अमन को भूमि की मिस्टीरियस पर्सनालिटी अच्छी लगी थी। मिस्टर सहगल उसे फिर से पूछते हैं तो जो होगा देखा जाएगा। ये सोचकर वो हाँ कर देता है रिश्ते के लिए। सिया अपने ऑफिस का काम खत्म होने के बाद अविनाश के घर जाती है। अविनाश अभी तक घर नहीं आया था, इसीलिए वह मिसेस रायचंद और अविनाश की बहन अविका के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। अविका की उम्र 21 साल है। मिस रायचंद तो बहुत ज्यादा खुश थी। उसको सिया जितनी काबिल सुंदर बहू मिलने वाली है। उनका बेटा सेटल होने के बारे में सोच रहा है सिया के साथ। उनको इंदु बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनको पता था वो लड़की बस उनके बेटे के पैसों के पीछे है, सिर्फ टाइमर पास कर रही थी उसके साथ। कुछ टाइम बाद अविनाश घर आ जाता है। अविनाश अपनी मॉम से कहता है मॉम मुझसे ज्यादा तो आप और अविका सिया के साथ टाइम स्पेंड करती हो। अविका उसे कहती है भाई आपसे पहले भाभी पर हमारा हक है। अभी भी भाभी हमसे ही मिलने आई है। आप अपने रूम में जाओ, हमें डिस्टर्ब नहीं करो। अविनाश अपने रूम में जाते हुए कहता है ठीक है जा रहा हूँ, पर शादी के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मैं अपनी सनशाइन को किसी के भी साथ शेयर नहीं करने वाला। अविका सिया को हंसते हुए कहती है भाभी भाई से इंतजार नहीं हो रहा है आपसे शादी करने का। ये 3 साल वेट नहीं करने वाले हैं। इनका बस चले तो ये आपको कभी आपके घर ही ना जाने दे। मिसेस रायचंद सिया को कहती है इंतजार तो हमसे भी नहीं हो रहा है, पर 3 साल की ही तो बात है। अब तुम दोनों ने 3 साल बाद शादी करने का फैसला लेता है तो हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे, और वैसे भी तुम्हें अपने बहू मान ही लिया है मैंने। मिसेस रायचंद की बात सुनकर सिया के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वह सोचने लगती है उसे अविनाश से कल के बारे में बात करनी चाहिए या नहीं। सब उससे इतना प्यार करते हैं, एक बार के अविनाश के गुस्से के लिए उसे अविनाश से कोई भी आर्ग्यूमेंट करना चाहिए या नहीं। अविका जब सिया को ऐसे खोई हुई देखती है तब वह उसे कहती है भाभी आप भाई के साथ टाइम स्पेंड कर लो, नहीं तो भाई हमसे नाराज हो जाएंगे। वह हमें कहेंगे हमने आपको उनसे छीन लिया। अविका हंसने लगती है। सिया शर्माते हुए उसे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। मिसेस रायचंद भी उसे जाने को कहती है तो वह अविनाश के रूम में चली जाती है। सिया जब रूम में जाती है तब अविनाश वॉशरूम में था। सिया बेड पर बैठकर उसका इंतजार करने लगती है। बेड पर अविनाश का फोन रिंग हो रहा था। वह उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है, पर फिर उसकी नजर कॉलर आईडी पे जाती है जहां इंदु नाम आ रहा था। सिया अपने आप से कहती है ये अविनाश की एक्स अविनाश को भी परेशान करती है, आज तो इसको बताना ही पड़ेगा। सिया उसका फोन उठा लेती है।
वह उसको कुछ कहती है, उससे पहले ही दूसरी तरफ से आवाज आती है, अविनाश बेबी क्या हुआ? मैंने तुम्हें कहा था 10 करोड़ मेरे अकाउंट में आ जाना चाहिए, तुम्हें 2 दिन दे रही हूँ। मैं तुम्हें पता है ना तुम्हें मना करने का क्या नतीजा होने वाला है। इंदु फोन कट कर देती है। तभी अविनाश भी वॉशरूम से आ जाता है। उसने अपना बाथरूम पहन रखा था। सिया जल्दी से उसी फोन साइड के रख देती है। अविनाश टॉवल से अपने सर को पोंछते हुए उसे पूछता है, किसका फोन आ रहा था? आवाज सुनाई दे रही थी मुझे, तुमने चेक किया था क्या? अविनाश अपना फोन देखने लगता है। सिया जल्दी से उसका फोन उसके हाथ से लेकर साइड में रख देती है। सिया अपने आप को नॉर्मल दिखाते हुए उसे कहती है, ए से ही स्पैम कॉल था। वह उसे अपने पास बैठाकर कहती है, आप यहाँ बैठिए, मुझे आपसे बात करनी है। आपको पता है आज क्या हुआ था? सिया अविनाश से बातें करने लगती है। अविनाश भी फिर अपने फोन पे ध्यान नहीं देता है। अगले दिन आज अमन और भूमि की सगाई होने वाली थी। छोटा सा ही फंक्शन होने वाला था। रिंग एक्सचेंज होने वाली थी। बस उसके लिए सहस भूमि के घर पर जाने वाले थे। पीहू के ससुराल वाले उसके मायके पहुंच गए थे। अमन अपने रूम में था। उसने हाँ तो कह दिया था, पर उसे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था उसके पापा उसकी इतनी जल्दी सगाई क्यों करवा रहे हैं। अब उसने हाँ कर दी थी। वह तो मना भी नहीं कर सकता था किसी भी बात के लिए। समीर उसके रूम में आता है। उससे उसके दिल का हाल बिल्कुल नहीं छुपा था। वह जब उसके चेहरे पे नर्वसनेस देखता है तो उसे कहता है, थोड़ी देर में सगाई है, हमें भाभी के घर चलना है और कोई मुझे कंफ्यूज कह रहा था। अमन उसे कहता है, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, शादी तो करनी ही है। समीर उसे कहता है, फिर क्या दुविधा चल रही है तेरे मन में? अमन उसे कहता है, सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। उन्होंने कैसे हाँ कर दिया रिश्ते के लिए, मुझे लगा नहीं था वह हाँ करेगी क्या। समीर उसे कहता है, 1-2 मीटिंग और कर लेता भाभी के साथ। अगर तू सो नहीं था तो अभी भी सोच ले, अभी टाइम है। अमन कुछ भी नहीं कहता है। 1 घंटे में वह सभी भूमि के घर पहुंच जाते हैं। अमन और भूमि एक दूसरे को अंगूठी पहनाने वाले थे। भूमि अभी भी नजरें झुकाए खड़ी थी। पंडित जी अमन को अंगूठी पहनाने के लिए कहते हैं। पीहू अमन को अंगूठी देती है भूमि को पहनाने के लिए। अमन अपने हाथ में अंगूठी लेता है। भूमि अपने हाथ को आगे करती है। अमन उसके हाथ को अपने हाथ में ले लेता है। वह भूमि की तरफ देखता है। वह अभी भी नजरें झुकाए खड़ी थी। अमन अपने पापा को कहता है, मैं भूमि से सगाई से पहले 2 मिनट बात कर सकता हूँ। अगर आपको और अंकल को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। मिस्टर सहगल अमन को कहते हैं, अमन सगाई के बाद में बात कर लेना, पहले भूमि बेटी को अंगूठी पहना दो, मुहूर्त निकल जाएगा। भूमि के पापा कहते हैं, कोई बात नहीं तो करनी है, मुहूर्त तो 1 घंटे का है, थोड़ा वेट कर लेंगे हम। कुछ पल बाद भूमि और अमन भूमि के रूम में थे। अमन भूमि को पूछता है, भूमि मैंने आपको कल पूछा था, मैं आपको फिर से पूछ रहा हूँ, आप मुझसे शादी किसी के दबाव में तो नहीं कर रही हो ना? भूमि कुछ भी नहीं कहती है। अमन उसे फिर से कहता है, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मैं पसंद नहीं हूं तो आप मुझे कह भी सकती हो, मेरे पापा और आपके डैड से मैं बात कर लूंगा, आपसे कोई भी कोई सवाल नहीं पूछेगा। भूमि उसे धीरे से कहती है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है मैं किसी के दबाव में आकर आपसे शादी करना चाहती हूँ? अमन उसे कहता है, क्योंकि अभी भी आप जो ये बातें कह रही हो वह मुझे बिना देखे कह रही हो। आप तो मुझे देख भी नहीं रही हो, कल भी आपने मुझसे कोई बात नहीं की थी। इसका मतलब तो यही है ना, मैं आपको पसंद नहीं हूँ। भूमि उसे जल्दी से कहती है, ऐस बड़ी ई बात नहीं है, पसंद हो आप मुझे आप पसंद नहीं होते तो मेरे डैड आपके पापा से रिश्ते की बात ही नहीं करते, हमारी मीटिंग ही नहीं होती कल। आज मैं और आप ऐसे सगाई के लिए नहीं मिलते। भूमि की बात सुनकर अमन को कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा था। वह भूमि को पसंद है, पर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था वह भूमि को पसंद है। अमन उसे पूछता है, तो आपको किसी का दबाव नहीं है, आप मुझसे शादी करना चाहती हो? भूमि उसे एक नजर देखती है। वह वापस अपनी नजरें झुका लेती है। वह शर्माते हुए कहती है, जब डैड ने मुझे आपकी फोटो दिखाई थी कुछ दिन पहले, मैंने तो तभी हाँ कह दिया था। मैंने आपको 1 साल पहले डेट की दिल्ली वाली होटल में देखा था। आप शायद किसी मीटिंग में आए थे, मुझे आप तभी पसंद आ गए थे, पर डर लगता था आपसे बात करने में, आपके सामने आने में। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है डैड ने आपको मेरे लिए चुना है। अमन को याद आता है वह 1 साल पहले दिल्ली मीटिंग के सिलसिले में गया था, पर उसने नहीं देखा था भूमि को। भूमि बाहर जाने लगती है। अमन उसका है पकड़कर उसे जाने से रोक लेता है। भूमि अपना हाथ छुड़ाने लगती है। उसे तो अमन के सामने आने से भी शर्म आ रही थी। अब तो अमन ने सीधा ही उसका हाथ पकड़ लिया था। अमन उसे पूछता है, अगर मैं आपको पसंद हूँ तो आपने कल मुझसे कोई बात क्यों नहीं की थी? भूमि उसे कहती है, आपसे कल क्या सवाल पूछती मैं? आपके बारे में सब पता है मुझे, डैड ने मुझे आपके बारे में सब बता दिया। आप दिल के कितने अच्छे हो। आप कैसे हो? मुझे डर था मैं कोई उल्टी सीधी बात करके आपको एम्ब्रेस ना कर दूं, आप मुझसे शादी करने के लिए मना ना कर दे, और मुझे शर्म भी आ रही थी आपकी, अभी भी आ रही है। प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए, कोई आ जाएगा, सब हमारा वेट कर रहे होंगे बाहर। भूमि का बात सुनकर अमन के चेहरे में स्माइल आ जाती है। उसे खुशी होती है। भूमि किसी के भी दबाव में शादी नहीं कर रही है, वह उसे पसंद करती है तभी उसे शादी कर रही है। वह उसका हाथ छोड़ देता है। भूमि जल्दी से बाहर चली जाती है। अमन भी बाहर चला जाता है। थोड़ी देर में अमन और भूमि एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज कर देते हैं। अगले दिन सिया इंदु से उसके घर मिलने जाती है। वो उसे पूछती है, अविनाश से क्या चाहती हो तुम? उनकी जिंदगी से चली क्यों नहीं जाती हो तुम? इंदु उसे कहती है, तुम्हारी तरफ बेवकूफ नहीं हूँ, प्यार नहीं चाहिए मुझे उससे, मुझे बस उससे पैसे चाहिए। सिया अपनी चेकबुक निकलकर उसे कहती है,
कितने पैसों में अविनाश का पीछा छोड़ोगी तुम? 10 करोड़ चाहिए थे ना तुम्हें? 20 करोड़ भर दिए हैं मैंने, इसमें साइन भी कर दिया है। ये चेक लो और चली जाओ हमारी जिंदगी से। इंदु उस चेक लो लेकर उसे देखने लगती है। उसमें 20 करोड़ की रकम देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वह सिया को कहती है, इतना एट्यूटेड अपने प्यार के लिए तुम्हें मेरी बात पर अभी भी यकीन नहीं हुआ ना? बिलीव मी अविनाश, सच में तुम्हारे साथ उस प्रोजेक्ट की वजह से है। जिस पल उसे वह प्रोजेक्ट मिल जाएगा वह तुम्हें अपनी जिंदगी से निकल देगा, फिर तुम उसकी किसी काम के नहीं रहोगी। सिया उसकी बात पर कोई रिएक्ट नहीं करती है। इंदु अपनी बात जारी रखते हुए कहती है, तुम सोच रही होगी मुझे कैसे पता? मैं बताती हूँ तुम्हें। कुछ महीने पहले मैं उससे एक पार्टी में मिली थी। तब वह किसी को उस प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था, तब मैंने उसकी बातें सुन ली थी। जब उसकी सगाई की न्यूज मैंने सुनी तब मुझे समझते देर नहीं लगी। तुम्हारे साथ वह किस लिए है? दूसरी तरफ पीहू अपने घर थी। वह अपने केबिन में अपना दुपट्टा ढूंढ रही थी। उसे मंदिर जाना था पर उसे वह दुपट्टा नहीं मिल रहा था। तभी उसकी नजर उनके डिवोर्स पेपर पे जाती है। वह उसको देखने लगती है। उसके तो साइन थे, उस पर समीर के साइन नहीं थे। अभी लगभग 3 महीने बाकी के 6 महीना कंप्लीट होने में उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसका और समीर का कुछ होगा भी या नहीं। तभी मिसेस खुराना उनके रूम में आती है। उनको देखते ही पीहू जल्दी से उन पेपर को वापस रख देती है। मिसेस खुराना पीहू को कहती है, पीहू चले मंदिर। पीहू दुपट्टा ढूंढते उसे कहती है, बस 2 मिनट में चलते हैं मासी। पीहू को अपना दुपट्टा मिल जाता है। पीहू उसको ओढ़ लेती है और मिसेस खुराना के साथ मंदिर चली जाती है। दूसरी तरफ अमन के घर में मिस्टर सहगल ने पंडित जी को बुलाया था। अमन और भूमि की शादी के लिए मुहूर्त निकलने के लिए पंडित जी वापस जा रहे थे। तभी अमन अपने घर के अंदर आता है। अमन अपने पापा से पूछता है, पंडित जी कैसे आए थे? मिस्टर सहगल उसे कहते हैं, तेरी और भूमि की शादी की डेट फिक्स करने के लिए 15 दिन बाद की डेट फिक्स हुई है। अमन को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था उसके पापा उसकी शादी की इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं। एक दिन पहले उसकी सगाई हुई थी, अब इतनी जल्दी ने शादी करवा रहे हैं। अमन उसको पूछ ही लेता है, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? मैंने आपको पहले भी कहा है ना, इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है मुझे। सगाई कर ली इसका मतलब ये थोड़ी ना है 15 दिन में शादी कर लूंगा। मिस्टर सहगल उसे कहते हैं, मुहूर्त निकाला है, 15 दिन का मैं क्या कर सकता हूँ। अमन उनको कहता है, पीहू के टाइम भी आपने यही किया था ना, जल्दी में उसकी सगाई करवाकर 6 महीने में उसकी शादी फिक्स कर दी थी। इस बार तो आपने उतना भी वेट नहीं हो रहा, 15 दिन में मेरी शादी करवा रहे हो आप। मिस्टर सहगल उससे पूछते हैं, तुझे अपने बाप पर इतना भी विश्वास नहीं है क्या? तेरे लिए कुछ गलत थोड़ी ना सोचूंगा मैं। अमन उनको गुस्से में कहता है, नहीं है आप पर मुझे विश्वास। आपने किया क्या है आज तक अपने परिवार के लिए जो मैं आप पर विश्वास करूं? जब मम्मी और आपके बच्चों को आपकी जरूरत थी तब तो हमेशा काम में उलझे रहे थे। मम्मी 4 दिन तक हॉस्पिटल में थी, आप तो उनके पास भी नहीं थे, तब भी आपको बस काम दिख रहा था। उनके दुनिया छोड़ने के बाद वापस आए थे। उस टाइम पे मुझे और पीहू को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, बट नहीं थे आप हमारे साथ। कैसे विश्वास कर लूं आप पर? नहीं है आप पर विश्वास। अमन गुस्से में घर के बाहर चला जाता है। अपने मम्मी के हॉस्पिटल के 4 दिन कैसे अमन ने काटे थे वही जानता था। तब 15 साल के अमन ने ही अपनी छोटी सी बहन पीहू को भी संभाला था। उन 4 दिनों में समीर और उसके घर वाले हर पल उनके साथ थे, पर अपने पापा की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता था। मिस्टर सहगल वही सोफे पर बैठ जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उनको भी पता था उन्होंने जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की थी। जब उनके बीवी बच्चों को उनकी जरूरत थी तब उन्होंने अपने काम को प्राथमिकता दी थी। पीहू की मम्मी जब अपने डेथ बेड पे थी तब वह अपने बिजनेस के सिलसिले में इंडिया के बाहर गए हुए थे। अपनी वाइफ की कंडीशन के बारे में जब उनको पता चला था तब उन्होंने आने की बहुत कोशिशें की थी, पर तब कोई साधन उपलब्ध ही नहीं था। खराब मौसम की वजह से उनको भी अपनी गलतियों का एहसास था, पर वह पछताने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे। रात को 10 बजे अमन घर वापस आता है। वह गुस्से में घर के बाहर चला गया था। फिर वह समीर के पास चला गया था। समीर ने उसको गुस्से में देखा तो उसको पूछा क्या बात हुई, तो उनसे उसको बताया क्या बात हुई। समीर ने उसे समझाया जैसे भी है तो वह उसके ही पापा। उनकी मम्मी के जाने के बाद उन्होंने ही फिर उन दोनों की संभाला था। आज वह जो लाइफ जी रहा था, जिस मुकाम पर था, वह सब अपने पापा की वजह से ही था। उसे अमन को गिल्ट महसूस हो रहा था अपने पापा को इतने सब कहने के लिए। समीर ने उसे समझाया, मिस्टर सहगल से जाकर माफी मांगना। मिस्टर सहगल उसका हॉल में इंतजार कर रहे थे। अमन को देखते ही वह अपनी जगह से खड़े हो गए। उसको सही सलामत देखकर वह चैन की सांस लेते हैं। उनको डर था वह गुस्से में अपने आप को कुछ कर ना ले। इतना तो अपने बेटे के बारे में उनको पता था, वह ड्रिंक नहीं करता है। उनको पता था गुस्से में वह समीर के पास ही जाएगा और समीर समझाकर उसे घर भेज ही देगा। अमन उनके पास आता है और उनको हक करके सॉरी पापा कहता है। मिस्टर सहगल कुछ भी नहीं कहते, बस उसको हक कर लेते हैं। आज इतने साल बाद उन्होंने अपने बेटे को हक किया था। कुछ पल बाद अमन उनसे थोड़ी दूर होता है और दोनों बाप बेटे वही सोफे पर बैठ जाते हैं। अमन उनको शांति से पूछता है, इतनी जल्दी शादी क्यों करवा रहे हो आप मेरी? मुझे भूमि से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर लूंगा उनसे शादी, पर आप मुझे बताइए आपने क्यों उनको मेरे लिए चुना है? मिस्टर सहगल उसे कहते हैं, भूमि के डैड को लास्ट स्टेज कैंसर है, ज्यादा महीने नहीं है उनके पास जिंदा रहने के लिए। भूमि के डैड को कैंसर है। ये बात सुनकर अमन की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी।
उसने कभी नहीं सोचा था उसकी जल्दी शादी करवाने की कोई ऐसी वजह भी हो सकती है क्या। उसे लगा था उसके पापा उसकी शादी किसी बिजनेस डील के लिए करवा रहे होंगे। मिस्टर सहगल उसे कहते हैं मिस्टर शाह और मैं कॉलेज टाइम से एक दूसरे को जानते थे। वह मेरे सीनियर थे। कॉलेज के बाद हमारा मिलना जुलना बंद हो गया था। कुछ दिन पहले मुझे उसका फोन आया था, मुझे मिलने के लिए बुलाया था, मुझे अपनी कंडीशन के बारे में बताया। भूमि बहुत ज्यादा मासूम है। मिस्टर शाह के अलावा कोई नहीं है उसका दुनिया में। वह जाने से पहले भूमि को सिक्योर देखना चाहते हैं। उन्होंने तेरा हाथ मांग लिया भूमि के लिए। कैसे मना करता मैं उनको। अमन कुछ देर तक कुछ भी नहीं कहता है। उसके दिमाग में कुछ बात आती है, वह उनको पूछता है भूमि को पता है क्या उनके डैड को कैंसर है। मिस्टर सहगल नाम में सर हिलाते हैं। अगले दिन आज अविनाश में सिया के लिए एक रोमांटिक डेट पालन की थी। रात के 7-9 बज रहे थे। वो और सिया एक होटल में आते हैं। दोनों चेयर पे बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे। सिया ऐसे ही बैठी बैठी अपने हाथ में पहनी अंगूठी को देख रही थी। उसके दिमाग में बस इंदु की कही बातें आ रही थी। भले ही उसे उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, पर उसके दिमाग से वह बातें बिल्कुल भी नहीं जा रही थी। अविनाश सिया को खोया हुआ देखता है तो उसके आंखों के आगे हाथ हिलाते हुए कहता है सिया। सिया का ध्यान अविनाश पर जाता है। अविनाश उसे कहता है ध्यान कहाँ है तुम्हारा। मैं तुम्हारे पास रहूं तब तुम्हारा ध्यान सिर्फ मुझ पर रहना चाहिए। सिया मुस्कुराकर उसे कहती है मेरा ध्यान हमेशा ही आप पर ही रहता है। अब तो ऐसे ही कुछ सोच रही थी मैं। एक बात बताइए, आप जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो। अविनाश उसे कहता है सबसे ज्यादा प्यार ऑफ कोर्स तुमसे। सिया उसे कहती है मेरे अलावा किससे करते हो। अविनाश उसे कहता है अपनी फैमिली से, मॉम डैड अविका आविष्कार इन सबसे और अपने आप से भी। तभी अविनाश के फोन पर कुछ फोटो आती है जो उसे इंदु ने भेजी थी, जिसमें वह और सिया साथ थी। अविनाश को उन फोटो को देखकर समझ में आ जाता है वह इंदु के घर की फोटो है। अविनाश सिया से पूछता है तुम इंदु से मिलने गई थी। सिया उसे कहती है हाँ मैं गई थी कल उससे मिलने, क्योंकि मैं चाहती हूँ सब खत्म हो जाए। मुझे पता है वह हमारे बीच में दरार डालने चाहती है। आपको फालतू में ब्लैकमेल कर रही है वह। मैंने उसका मुंह बंद कर दिया है। अब हमारे बीच में नहीं आएगी वो। अविनाश उसे थोड़े गुस्से में कहता है तुम उसके पास गई ही क्यों थी। मैंने कहा है ना तुम्हें उनसे दूर रहना। वह जो कर रही है उसे करने दो ना, वह उसकी फितरत है। तुम क्यों उसके पास जाकर उसको बढ़ावा दे रही थी। सिया उसका हाथ पकड़कर उसके कहती है अविनाश मैं जो कर रही हूँ हमारे लिए कर रही हूँ। वह मुझे कह रही थी आपने मेरे साथ सगाई इसलिए की है क्योंकि आप चाहते हो मेरी कंपनी न्यूयॉर्क वाले प्रोजेक्ट से पीछे हट जाए। मुझे आप पे पूरा बिलीव है। बट क्या आप मुझे आपके मुंह से कह सकते हो आपकी एक्स की कही सारी बातें झूठी है। अविनाश अपना हाथ पीछे कर लेता है। वह उसे कहता है पर तुम मुझ पर शक कर रही हो। सिया उसे कहती है कैसी बातें कर रहे हो आप। मेरे मन में बात आ रही है, मैं बस आपसे उसका जवाब चाहती हूँ। आपका ही रूल था ना, अगर कोई मुझे आपके बारे में भड़काने की कोशिश करे तो सबसे पहले आपसे बात करूं मैं। वही तो कर रही हूँ मैं। आप बताइए मुझे क्या आप मेरे साथ उस न्यूयॉर्क वाले प्रोजेक्ट की वजह से हैं। अविनाश कुछ भी नहीं कहता है। अविनाश की छुपी सिया को डरा रही थी। सिया उसे कहती है सच सच बताइए। अविनाश आपको आपकी फैमिली की कसम है। अविनाश उसे कहता है तुम हमारी फैमिली को बीच में क्यों ला रही हो। वो अविनाश को कहती है तो क्या करूं मैं, आप मुझे बताइए क्या आप मेरे साथ सिर्फ उस प्रोजेक्ट की वजह से हो। अविनाश कुछ भी नहीं कहता है। उसकी बातों का जवाब नहीं देने से सिया की आंखों में आंसू आने लगते हैं। सिया उठकर जाने लगती है। अविनाश उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। सिया उसे कहती है आपको मेरी कसम है, सच सच बताइए आज। अविनाश उसे कहता है सिर्फ प्रोजेक्ट की वजह से तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ। सिया तब तुम्हारे साथ हूँ। सिया को यकीन नहीं ही रहा था। अविनाश उसके साथ इतने दिनों तक प्यार का नाटक कर रहा था। वह अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लेती है। वो उसे गुस्से में कहती है एक मामूली से 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए आप मेरे इमोशन के साथ खेल रहे थे। ऐसे ही बोल देते मुझे मेरे भाई, ऐसे ही आपकी वो प्रोजेक्ट दे देते। मेरे साथ इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी। सिया फिर से जाने लगती है, पर अविनाश उसका हाथ पकड़ लेता है। वह उसे नहीं जाने देता। वह उसको हक करके उसे कहता है मैंने तुम्हारे साथ कोई नाटक नहीं किया था। मैं चाहता था वह प्रोजेक्ट मेरी कंपनी को मिल जाए। भले ही मैं तुम्हारे करीब उस प्रोजेक्ट के लिए आया था, बट बिलीव मी आई लव यू। सिया उससे दूर होकर उसे कहती है ठीक है मान लेती हूँ आप मुझसे प्यार करते हो, पर क्या जब आपने मुझे पहली बार आपके बर्थडे के दिन जब आई लव यू कहा था तब क्या आप मुझे प्यार करते थे। अविनाश उसे कहता है नहीं तब नहीं करता था। बट अब सिया उसकी बात पूरी सुनने से पहले ही ऊंची आवाज में उसे पूछती है जब आपने मुझे पहली बार आपके घर में डेट पे बुलाया था और आपने अपने प्यार का इजहार किया था तब आप मुझसे प्यार करते थे क्या। अविनाश उसे कहता है तब नहीं करता था, पर अब सिया उसे पूछती है आपने जब मुझसे सगाई की थी मुझे अंगूठी पहना रहे थे तब आप मुझसे प्यार करते थे क्या। अविनाश उसे कहता है नहीं करता था, पर जिस पल मैंने तुम्हें सगाई की अंगूठी पहनाई थी उसी पल मैंने सोच लिया था तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगी, तुम्हें हमेशा खुश रहूंगा। अविनाश की बात सुनकर सिया को बस एक बात समझ में आई। अविनाश उससे प्यार नहीं करता था। उसकी आंखों से बेइंतहा आंसू बहने लगते हैं। वह अपनी सगाई की अंगूठी निकालने लगती है, पर वह उससे नहीं निकल रही थी। वह थोड़ा जोर लगाकर उस अंगूठी को निकाल देती है। वो उस अंगूठी को अविनाश के हाथ में देकर उसे कहती है थैंक यू इतने दिन मेरे साथ प्यार का नाटक करने के लिए। आपका रूल था आप मेरी आंखों में कभी आंसू नहीं देखना चाहते हो। मुझे याद है आपके सारे रूल, पर क्या करूं।
टूट गया आपका ये रोल मुझसे। ये सारे आंसू आपने ही मुझे दिए थे। थैंक यू। अब मुझे जिंदगी में कभी किसी से प्यार नहीं होगा, हर पल डर लगेगी। पता नहीं कोई मुझसे किस मकसद से रिश्ता रखना चाहता है। सिया अपने आंसू साफ करके वहां से चली जाती है। अविनाश अपने हाथ में पकड़ी अंगूठी की तरफ देखता रहता है। सिया का एक एक शब्द, एक एक आंसू अविनाश के दिल में तीर की तरफ चुभ रहा था। उसने सोचा था वह सिया से सगाई करके उसे बहला फुसलाकर उससे न्यूयॉर्क वाले प्रोजेक्ट से पीछे हटने के लिए कह देगा, पर वह उसका दिल कभी नहीं दुखाना चाहता था। उसके साथ रहकर उसे उससे सच में प्यार हो गया था। वह उस अंगूठी को अपनी मुट्ठी में भर लेता है। वह सिया के पीछे से चला जाता है। वो सिया को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर सिया उसकी कोई बात नहीं सुन रही थी। वह दोनों सड़क पर आ गए थे। वह दोनों अविनाश की कार से ही आए थे। सिया ऐसे ही पैदल जाने लगती है। अविनाश सिया को आवाज लगा रहा था, सिया कहाँ जा रही हो? एक बार मेरी बात सुन लो। सिया ट्रैफिक हो रहा है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, प्लीज रुक जाओ। पर सिया को किसी बात का होश नहीं था। सामने से कारें आ जा रही थीं। एक कार उसे टक्कर मारती है। उससे पहले ही अविनाश सिया को धक्का दे देता है। सिया दूर गिर जाती है। वह तो बच जाती है, उसे बस कुछ खरोंचे आई थी, पर अविनाश को कार की टक्कर लग जाती है। वह 10 फीट दूर जाकर गिर जाता है। सिया को तो कुछ समझ में ही नहीं आया, इतनी जल्दी क्या हो गया। अविनाश ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। सिया जल्दी से उसके पास जाती है। अविनाश के सर से खून बह रहा था। उसकी आंखें बंद होने वाली थी। उनके आसाप बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती है। सिया रोते हुए उसके गाल को थपथपाकर उसको उठाने की कोशिश करने कहती है। लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। अविनाश अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था। वो हिम्मत करके सिया को कहता है, मेरा ही रूल था ना, मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकता। ये आंसू मैंने ही तुम्हें दिए थे ना, सजा तो मुझे मिलनी ही थी। रूल तो सब पर अप्लाई होने चाहिए। सनशाइन, आई एम सॉरी। अविनाश अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके हाथ से सिया की सगाई की अंगूठी गिर जाती है। सिया उस अंगूठी को देखती है और अविनाश को हक करके रोने लगती है। अविनाश की सांसें अभी भी चल रही थी। भीड़ में से एक भला इंसान उनकी मदद के लिए आते हैं। वह लोगों को उनकी मदद करने के लिए कहता है। एक इंसान सिया और अविनाश को पहचान लेता है। वह और कुछ लोग अविनाश को उस आदमी की कार से हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। अविनाश को जल्दी से एडमिट किया जाता है। सिया वही चेयर पे बैठ जाती है। वह अपने आप से कह रही थी, अविनाश आप तो मुझसे प्यार का नाटक कर रहे थे ना, आपको क्या फर्क पड़ रहा था मेरे जीने मरने से? लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। क्यों बचाया मुझे? लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। नहीं, आप तो सेल्फिश हो। सबसे ज्यादा दर्द आपने ही मुझे दिया था। लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। नहीं, आप नहीं जा सकते। लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। क्यों किया आपने ऐसा? आप नहीं जा सकते बिना मुझे कुछ भी कहे। लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। थोड़ी देर में अविनाश के घर वाले हॉस्पिटल में आ जाते हैं। सिया रोते हुए मिसेस रायचंद को हक कर लेती है। लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। सिया रोते हुए उनको कह रही थी, मॉम ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे बचाने के लिए अविनाश इस हाल में पहुंच गए। मिसेस रायचंद खुद ही अपने बेटे के एक्सीडेंट की वजह से टूटी हुई थी, पर वह इतना तो वह भी समझती थी सिया कि इसमें कोई गलती नहीं होगी। वह उसको शांत करने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर में समीर और मिसेस खुराना भी वहां आ जाते हैं। अविनाश का ऑपरेशन हो रहा था। उसकी हालत काफी सीरियस थी। सिया को रह रहकर अविनाश के साथ बिताए पल याद आ रहे थे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अचानक से क्या हो गया? दोनों बच्चे हंसी खुशी डेट पर गए थे। अचानक से उन पर इतनी बड़ी मुसीबत कैसे आ गई? सिया बस रोए जा रही थी। उसे यही लग रहा था उसे बचाने के लिए अविनाश की जान खतरे में आ गई थी। वह शांति से उसकी बात सुन लेती तो अविनाश का एक्सीडेंट नहीं होता। 5 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। वह बताते हैं अविनाश अब ठीक है, उसकी जान को अब कोई खतरा नहीं है। सभी चैन की सांस लेते। मिस्टर रायचंद डॉक्टर से पूछते हैं, हम मिल सकते हैं अविनाश से? डॉक्टर उसे कहते हैं, अभी उनसे नहीं मिल सकते आप, अभी उनको होश नहीं आया है। जब उनको होश आ जाएगा तब आप उनसे मिल सकते हो। डॉक्टर चले जाते हैं। मिस्टर रायचंद समीर को कहते हैं, समीर बेटा सिया को घर ले जाओ, थक गई होगी, रात होने वाली है, हम हैं यहाँ अविनाश के पास। समीर और मिसेस खुराना सिया को घर चलने के लिए कहते हैं, पर वह उनको मना कर देती है। उसे बस अविनाश से बात करनी थी। उसे उससे जवाब चाहिए थे। उसने क्यों अपनी जान दांव पे लगाई? क्या अभी भी वह कोई नाटक कर रहा है? मिसेस खुराना सिया को कहती है, सिया अविनाश जी ठीक है, हम सब अभी हॉस्पिटल में है ना, इतनी ज्यादा भीड़ नहीं कर सकते। समधन जी और अविका भी घर जा रहे हैं। भाई साहब और आविष्कार है ना अविनाश जी के साथ। जब अविनाश जी को होश आ जाएगा तब तू उनसे मिल लेना। अभी घर चल, आराम करके तू भी। बहुत ज्यादा समझाने के बाद सिया अपने घर वालों के साथ चली जाती है। रात के 1 बजे समीर, सिया और मिसेस खुराना को घर लेकर आ जाता है। पीहू अभी तक जगी हुई थी। उसको भी अविनाश की चिंता हो रही थी। वो समीर से पूछती है, जीजू कैसे है अब? समीर उसे कहता है, ठीक है, अविनाश खतरे से बाहर है। वो सिया के कपड़ों पर खून लगा हुआ था। समीर पीहू की उसको चेंज करवाने के लिए कहता है। पीहू उसे उसके रूम में लेकर चली जाती है। सिया कुछ भी नहीं बोल रही थी। रो रो कर उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसका गला भी अब बैठ गया था। उसकी हालत देखकर पीहू को भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था।
उसने अपनी जिंदगी में सिया को सबसे ज्यादा खुश अविनाश के साथ ही देखा था। वो सिया को वॉशरूम में लेकर जाती है और उसको उसकी ड्रेस देकर चेंज करने के लिए कहती है। 15 मिनट बाद सिया चेंज करके बाहर आ जाती है। पीहू सिया को सुलाकर अपने रूम में चली जाती है, पर सिया को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उसका मन बेचैन हो रहा था। बचपन में कभी भी सिया को अपने आप पे डाउट होता था या उसे कभी भी लो फील होता था तो उसके डैड हमेशा उसके लिए मौजूद रहते थे। वह उनके गोद में सर रखकर सो जाती थी। आज उसे अपने डैड की सबसे ज्यादा याद आ रही थी। आज बस वो फिर से अपने डैड की गोद में सर रखकर सोना चाहती थी। अपने बेड से उठ जाती है और अपने रूम के बाहर चली जाती है। वो मिसेस खुराना के रूम को थोड़ा सा खोलती है। वो जगी हुई थी, उनको भी बिल्कुल नहीं आ रही थी। सिया उनके रूम में आ जाती है। मिसेस खुराना उसे देखकर उसे पूछती है, सिया तुझे कुछ चाहिए? सिया उनको कहती है, नहीं माँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप सो जाओ। सिया जाने लगती है। मिसेस खुराना उसे पीछे से आवाज लगती है, सिया आज मेरे पास सो जा, मुझे नींद नहीं आ रही है। सिया उनकी आवाज सुनकर उनके रूम में आ जाती है। मिसेस खुराना बेड में सिया के लिए जगह कर देती है ताकि वह भी सो सके। सिया उनको कहती है, माँ मैं आपकी गोद में सर रखकर सो सकती हूँ क्या? मिसेस खुराना समझ रही थी सिया को अपने डैड की याद आ रही है। वह हाँ में सर हिलाती है और आराम से बैठ जाती है। सिया उनकी गोद में सर रखकर आंखें बंद करके लेट जाती है। मिसेस खुराना उसके सर पर हाथ फेर रही थी। थोड़ी देर में सिया को नींद आ जाती है। जब पीहू अपने रूम में आती है तब समीर शाव लेकर आया था। उसके भी अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। पीहू उसको हक कर लेती है। वह रोने लगती है। समीर महसूस कर पा रहा था पीहू को डर लग रहा है जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए। समीर उसको शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर पीहू चुप ही नहीं रही थी। वह उसे कुछ भी नहीं कह रही थी, बस रोए जा रही थी। जब से उसने अविनाश की एक्सीडेंट की बात सुनी थी और सिया की हालत देखी थी, उसे डर लगने लगा था। अगर कभी उसके साथ ऐसा हो गया तो वह कैसे संभालेगी खुद को समीर के बिना। जब बहुत देर पीहू शांत नहीं होती तो समीर को एक ही रास्ता नजर आता है। वह उसके होठों पर अपने होठ रख लेता है और अपनी आंखें बंद करके उसको किस करने लगता है। दो दिल दो दिल दो दिल दो दिल पीहू को हमेशा ही समीर के किस शौक ही देते थे। वह कभी उसके किस के लिए तैयार नहीं होती थी, पर वह समझ रही थी आज समीर बस उसको शांत करने की कोशिश कर रहा था। वाकिफ तो हुए तेरे दिल की बात से, स्वर 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 छुपाया जिसे तूने कायनात से। वाकिफ तो हुए तेरे उस ख्याल से छुपाया जिसे तूने अपने आप से। कहीं ना कहीं तेरी आंखें तेरी बातें पढ़ रहे हैं हम। कहीं ना कहीं तेरे दिल में धड़कनों में ढल रहे हैं हम। तू हर लम्हा तू हर लम्हा तू हर लम्हा तू हर लम्हा था मुझसे जुड़ा। चाहे दूर था मैं या पास रहा, तू हर लम्हा स्वर 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 स्वर। समीर प्यार से उसके होठों पर किस कर रहा था। एक डीप किस के बाद समीर अपने होठों को उसके होठों से दूर करता है, पर खुद उससे दूर नहीं जाता है। पीहू का रोना अब पूरी तरह से बंद हो गया था। पीहू की आंखें बंद थी समीर के दिए हुए एहसासों से। समीर अपने माथे को पीहू के माथे से टच कर लेता है। वह उसे कहता है, सॉरी, मुझे पता है ये टाइम ये सब करने का नहीं था, पर तुम्हें शांत करना जरूरी था मेरे लिए। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तुम ठीक हो ना अब? पीहू हाँ में सर हिलाती है। समीर उसके माथे पर किस करके कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ। तुम्हारा बड़ी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। सो जाते हैं अब। पीहू कुछ भी नहीं कहती है, बस हाँ में सर हिला देती है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। अमन की शादी का दिन आ जाता है। कुछ ही देर में अमन की बारात जाने वाली थी। भूमि के घर उसे घबराहट हो रही थी। वह उस गुलाब को देख रहा था जो उसे सिया ने दिया था। फिर उसकी नजर अपने हाथ की अंगूठी पर जाती है जो उसे भूमि ने पहनाई थी। अमन एक बच्चे को अपने पास आने को कहता है। वह उस बच्चे को उस गुलाब को देते हुए उसे उस गुलाब को गार्डन में रखकर आने के कह देता है। वह बच्चा उस फूल को लेकर चला जाता है। अमन अपने आप से कहता है, भूमि के अलावा कोई नहीं। कुछ देर बाद समीर अमन को पगड़ी पहना रहा था। समीर उसे कहता है, तू सो है ना, तुझे शादी करनी ही है। तेरे पापा को तो हमेशा ही जल्दी रहती है अपने बच्चों की शादी की। देख, अंकल की जल्दबाजी के चक्कर में भाभी के साथ कुछ भी गलत ना हो। अमन उसे कहता है, कुछ भी गलत नहीं होगा तेरी भाभी के साथ। पूरी तरह से सीओ हूँ मैं। पापा का फैसला इस बार सही है। मुझे अपनी जिंदगी भूमि के साथ ही बितानी है। कुछ देर बाद अमन की बारात भूमि के घर चली जाती है। कुछ भी पल बाद अमन मंडप में बैठे था। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। सभी लोग खुश थे अमन की शादी से। पीहू के ससुराल में सभी इतने दिन अविनाश के एक्सीडेंट की वजह से डिस्टर्ब थे, बट अब सबका दिमाग उन बातों से डाइवर्ट हो गया था। अविनाश भी अब पूरी तरह से ठीक हो गया था। बीते दिन अविनाश हॉस्पिटल में ही था। उसे डॉक्टर ने कुछ महीने बेड रेस्ट के लिए कहा था। अब वह अपने घर में ही आराम कर रहा था। सिया भी शादी में आई थी। सभी नोटिस कर पा रहे थे। अविनाश के एक्सीडेंट के बाद वह कितनी ज्यादा गुमसुम सी रहने लगी है। उसने अपने और अविनाश के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया था। सभी को यही लग रहा था वह अविनाश की हालत की वजह से उदास है। इसीलिए उसे भी पीहू एक हफ्ते पहले ही अपने मायके लेकर आ गई थी ताकि शादी के घर में उसका भी मन खुश हो सके। पंडित जी दुल्हन को बुलाने के लिए कहते हैं। मिस्टर शाह भूमि के रूम में जाते हैं जहां वह तैयार हो रही थी। वह रूम में देखते हैं भूमि वहां नहीं थी। मिस्टर शाह भूमि की सहेलियों से पूछते हैं, भूमि कहाँ है? पंडित जी उसे बुला रहे हैं। मुहूर्त का टाइम हो गया है। भूमि की दोस्त में से एक दोस्त मिस्टर शाह को कहती है, अंकल उसको समझा समझा कर थक गए हैं। वे हमारी बात समझना ही नहीं चाहती है, चली गई वो।
अमन मंडप में बैठा हुआ था। भूमि का इंतजार कर रहा था। 5 मिनट हो गए मिस्टर शाह को गए हुए, पर वह अभी तक नहीं आए थे। पंडित जी मिस्टर सहगल को कहते हैं जजमान मुहूर्त का टाइम हो गया है, दुल्हन को बुलाइए। मिस्टर सहगल उनको कहते हैं आ रही है दुल्हन। मुहूर्त को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिए आप। पंडित जी अपने आप से धीरे से कहते हैं इनके घर की शादी में हमेशा ही ऐसा होता है। पिछली बार दूल्हा भाग गया था, आज दुल्हन भाग गई होगी। हालांकि पंडित जी ने धीरे से कहा था, पर अमन ने उनकी बात सुन ली थी। वह उनको घूर कर देखने लगता है। पंडित जी हड़बड़ाहट में हवन कुंड की तरफ देखने लगते हैं। दूसरी तरफ भूमि की फ्रेंड्स की बात सुनकर मिस्टर शाह को भूमि को लेकर जिस बात का डर था वही हो रहा था। पर उनको पता था उनकी बेटी इस वक्त उनको कहाँ मिलने वाली है। वे अपने घर के बने मंदिर में चले जाते हैं। भूमि दुल्हन बनी हुई वही भगवान की मूर्ति के सामने बैठी हुई थी। मिस्टर शाह उसके पास बैठकर उसके सर पर हाथ रखते हैं। भूमि उनकी तरफ देखती है। उनको देखते ही वह उनके बाजू के पकड़कर उसके कंधे पर अपना सर रख लेती है। मिस्टर शाह उसे कहते हैं भूमि अमन तेरा इंतजार कर रहा है मंडप में। यहाँ क्या कर रही है तू? भूमि कुछ भी नहीं कहती है, बस नामे सर हिलाती है जैसे कि उनको कह रही हूँ मुझे शादी नहीं करनी है। मिस्टर शाह उसे प्यार से कहते हैं शादी तो करनी ही पड़ेगी ना। अमन को क्या कहेंगे, तू क्या चाहती है? वह मंडप में ऐसे ही बैठा रहे। भूमि फिर से नामे सर हिलाती है। वह कुछ पल बाद हिम्मत करके उनको कहती है डैड मुझे अमन से शादी नहीं करनी। वह कितने अच्छे हैं, मैं उनके लायक नहीं हूँ। मिस्टर शाह उसे कहते हैं किसने कहा तू उनके लायक नहीं है? भूमि उनको कहती है नहीं मुझे पता है मैं उनके लायक नहीं हूँ। मिस्टर शाह उसे कुछ देर और समझते हैं जिससे भूमि उनकी बात मान लेती है। वह भूमि को मंडप तक लेकर आते हैं। भूमि लाल दुल्हन का जोड़ा पहने धीरे धीरे कदमों से मंडप की तरफ आ रही थी। मिस्टर शाह के समझने से वह समझ गई थी। अब भूमि बहुत ज्यादा खुश थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था उसकी शादी अमन से हो रही है क्या। उसने 1 साल पहले भगवान से अमन को मांगा था और भगवान ने उसे अमन को हमेशा के लिए दे दिया था। भूमि अमन के पास बैठ जाती है। अमन उसे धीरे से कहता है भूमि आज तो मुझे देख लो, आज आपके लिए ही तैयार होकर आया हूँ मैं। अमन की बात सुनकर भूमि के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसे अमन को देखने में बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। वह नजर उठाकर अमन को देखती है। अमन दूल्हा बना हुआ बहुत ज्यादा हैंडसम देख रहा था। भूमि की तो नजरें हटाना मुश्किल हो गया था उससे। पंडित जी गठबंधन करने के लिए कहते हैं। पंडित जी की आवाज सुनकर भूमि अपनी नजरें वापस से झुका लेती है। पीहू उन दोनों का गठबंधन कर देती है। कुछ ही पल बाद कन्यादान की रस्म के बाद 7 फेरों के साथ मंगलसूत्र पहनाकर मांग में सिंदूर डालकर अमन और भूमि की शादी हो जाती है। कुछ ही पल बाद भूमि की विदाई हो रही थी। भूमि अपने डैड को हक करके रो रही थी। भूमि के डैड भूमि का हाथ अमन के हाथ में देकर उसका हमेशा ख्याल रखने के लिए कहते हैं। अमन मजबूती से भूमि का हाथ थामकर हाँ में सर हिलाता है। मिस्टर शाह को पता था उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है जिंदा रहने के लिए। वह यहाँ शादी में भी मुश्किल से खड़े थे। कुछ देर बाद अमन और भूमि कार में थे। भूमि अभी भी रो रही थी। अमन उसे कहता है मैंने तो सुना था शादी के बाद पति को रोना पड़ता है, यहाँ तो उल्टा हो रहा है। मुझसे शादी करके आप इतना ज्यादा रो रही हो। अमन की बात सुनकर भूमि रोना बंद करके उसे देखने लगती है। अमन उसे अपना रुमाल देते हुए कहता है पता है बहुत ज्यादा बकवास जोक था, आपको बिल्कुल हंसी नहीं आई होगी, रोना और आ रहा होगा, पर अब आप आदत डाल लो मेरे गलत टाइम पे गलत जोक की। अमन की बात सुनकर भूमि को हंसी आने लगती है। भूमि के चेहरे पर खुशी देखकर अमन को भी अच्छा फील हो रहा था। 1 घंटे में वह अमन के घर पहुंच जाते हैं। गृह प्रवेश के बाद उन दोनों से कुछ रस्में करवाई जाती है। फिर पीहू भूमि को अमन के रूम में छोड़ने जाती है। उनका रूम पूरा सजा हुआ था फर्स्ट नाइट के लिए। पीहू भूमि को बेड पे बैठती है। पीहू भी समझ रही थी भूमि को देखकर ही वह कितनी ज्यादा नर्वस हो रही है। उसे अपना शादी का दिन याद आने लगता है जब वह भी ऐसे ही डरी हुई थी। पीहू भूमि को उसका दुपट्टा ओढ़ाकर घूंघट कर देती है। पीहू उसे कहती है वेलकम टू द फैमिली भाभी, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लो, मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, वो आपको बहुत ज्यादा प्यार करेंगे। पीहू बाहर जाने लगती है पर भूमि उसका हाथ पकड़ लेती है। वह उसे कहती है पीहू 2 मिनट रुक जाओ, तुम्हारे भाई भी नहीं है यहाँ, मुझे घबराहट हो रही है यहाँ अकेले में। वह उसे कहती है आपके पति अभी मेरे पति के साथ है, आप उनका वेट करो, भाई कुछ ही देर में आने वाले हैं, वह भी आपकी तरह ही नर्वस हो रहे होंगे। भाई यहाँ आ गए और मैं यहाँ आप साथ रहूंगी तो भाई मुझ पर गुस्सा करेंगे। पीहू बाहर चली जाती है। अमन समीर के साथ था, उसे भी नर्वसनेस हो रही थी। उसकी हालत देखकर समीर को हंसी आ रही थी। अमन उसे कहता है तुझे किस बात की हंसी आ रही है, तेरी शादी के टाइम तुझे नर्वसनेस फील नहीं हुई थी क्या? तू तो मेरी बहन के पास आने से भी डरता है, उसको अपने दिल की बात कहने से भी डरता है। अमन की बात सुनकर समीर हंसना बंद कर देता हुआ वह उसे घूर के देखकर कहता है देख अब तू मुझ पर पर्सनल अटैक कर रहा है, तेरी वजह से ही मेरा रिश्ता इतना कॉम्प्लिकेटेड है। मैं कोई डरता वारता नहीं हूँ तेरी बहन से, मैं बस मेरे और उसके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अमन उसे कहता है तलाक के बाद एक्सेप्ट करेगा क्या? मान ले अपने दिल की बात को, नहीं तो तेरा दिमाग जीत जाएगा, फिर पूरी जिंदगी मेरी बहन की याद में रोता रहेगा। मैं भी तुझे फिर कंधा नहीं देने वाला। तभी पीहू वहां आती है और अमन को कहती है भाई भाभी आपका इंतजार कर रही है, आप क्या कर रहे हो यहाँ, उनके पास जाओ।
अमन पीहू को ठीक है कहता है और समीर को वह सब बातें सोचने के लिए वही छोड़कर चला जाता है। समीर और पीहू पीहू के रूम में चले जाते हैं। पीहू समीर को कहती है क्या बातें कर रहे थे भाई आपसे। समीर उसे कहता है ऐसे ही शादी की बातें कर रहे थे। पीहू उसे कहती है मैं भी क्यों आपसे ये सवाल पूछ रही हो, मुझे पता है आप दोनों दोस्त कभी आपकी आपस की बातें मुझसे शेयर नहीं करोगे। गुड नाइट। समीर भी उसे गुड नाइट कहता है। वह दोनों सो जाते हैं। दूसरी तरफ अमन अपने रूम में आ जाता है। अमन रूम को अंदर से बंद कर लेता है। वह जाकर भूमि के पास बैठ जाता है। भूमि नजरें झुकाए घूंघट में बैठी थी। कुछ देर अमन भूमि को ऐसे ही देखता रहता है। अमन भूमि का घूंघट हटाता है। वह भूमि की देखने लगता है। भूमि चोर नजरों से उसे देख रही थी। उसे अमन की बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। अमन भूमि का हाथ अपने हाथ में लेता है। वह उसे कहता है पूरी रात एक दूसरे को देखकर ही बितानी है क्या। भूमि कुछ भी नहीं कहती है। अमन प्यार से उसके हाथ पे किस करता है। भूमि कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अमन भूमि को कहता है भूमि आज तो आप मुझे अपने दिल की बात कह ही सकती हो, अब तो मैं आपका हस्बैंड हूँ। भूमि धीरे से कहती है क्या कहूँ आपको मैं, सगाई वाले दिन आपको सब कह तो दिया था, आपको सब पता तो है। अमन उसे कहता है नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता, आपने मुझे कुछ भी नहीं कहा, आपने सिर्फ ये कहा था आप मुझे पसंद करती हो और कुछ भी नहीं कहा था, आज कहिए। भूमि हिम्मत करके उसे कहती है मैंने पिछले 1 साल से आपके साथ शादी करने का सपना देख रखा था। आज मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे सामने हो, मेरी मांग में आपके नाम का सिंदूर है, मैं हमेशा के लिए आपकी हो गई हूँ। भूमि अमन को देखती है और उसकी आंखों में देखकर कहती है आई लव यू अमन, दो दिल मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, आपके बिना नहीं रह सकती मैं। थैंक यू मुझसे शादी करने के लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था आप मेरी जिंदगी में आओगे क्या, मेरी किस्मत इतनी अच्छी होगी क्या। भूमि की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वह रोने लगती है। अमन उसे हक करके कहता है क्या हुआ भूमि, आप मुझे कुछ बताना चाहती हो तो बता सकती हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। भूमि उसे कहती है पता नहीं आपको ये बात पता है या नहीं, मुझे पता है आपको नहीं पता तभी आपने मुझसे शादी की है, पर मैं आपको और धोखे में नहीं रख सकती। आज से 8 साल पहले डैड मुझे अनाथ आश्रम से लेकर आए थे। डैड ने पता नहीं मुझ में क्या देखा जो उन्होंने उस 17 साल की बच्ची को अडॉप्ट कर लिया और उसे अपना नाम दिया। डैड ने बताया मुझे उनके पहले एक बेटी थी जिसको उन्होंने अपनी वाइफ के साथ एक एक्सीडेंट में खो दिया था। मुझे देखकर शायद उनको अपनी उस मरी हुई बेटी की याद आती है। मैंने कभी अपने माँ बाप को नहीं देखा। मेरे लिए जो भी है वह मेरे डैड ही है। मेरे लिए तो वह मेरे भगवान है। मेरी शादी उन्होंने आपसे करवा दी। मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे अनाथ की जिंदगी में भी कभी इतनी खुशियां आ सकती है क्या। भूमि बस रो रही थी। भले ही मिस्टर शाह ने उसके प्यार में कभी कोई कमी नहीं रखी थी, पर अपने अनाथ होने की वजह से भूमि को कभी अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं था, इसीलिए उसको लगता था वह अमन के लायक नहीं है। तभी कभी उसे अपने दिल की बात बताने की उसने कोशिश भी नहीं की थी। अमन भूमि को अपने आप से दूर कहता है। भूमि की लग रहा था अमन उसके अनाथ होने की बात जानकर उसे छोड़ देगा, उसके जैसी अनाथ को कभी नहीं अपनाएगा। भूमि को नहीं पता था मिस्टर शाह ने अमन और उसके पापा को पहले ही ये सब बातें बता दिया थी। अमन उसके आंखों से आंसू साफ करके कहता है आप अनाथ नहीं हो, आपके डैड है ना आपकी जिंदगी में, आप डैड की बेटी हो, अब आप मेरी वाइफ हो, भूमि सहगल हो, आप अनाथ नहीं हो, ये बातें फिर कभी नहीं कहना। भूमि अमन की आंखों में देखती है जिसकी आंखों में उसके लिए सिमत ही ना होकर सिर्फ प्यार था। अमन धीरे उसकी आंखों में देखते हुए उसके होठों को अपने होठों से मिला लेता है। दो दिल दो दिल दो दिल दो दिल दोनों की ही आंखें बंद हो जाती है। अमन उसे प्यार से किस कर रहा था। भूमि बस उसके प्यार को महसूस कर रही थी। जिंदगी लाई हमें यहाँ कोई इरादा तो रहा होगा भला। डाकास्ट है ये जो आई रात है, ये तू मेरी बाहों में दुनिया भुला दे, जो अब लम्हात है ये बड़े ही खास है, ये तू मेरी बाहों में दुनिया भुला दे। एक डीप किस के बाद अमन भूमि से थोड़ी दूर होकर उसको देख लेता है जिसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था ब्लश की वजह से। अमन उसके माथे पर किस करके कहता है आपको कुछ भी गलत लगे तो मुझे रोक लेना। भूमि बंद आंखों से ही धीरे से हाँ में सर हिला देती है। अमन आहिस्ता से उसके गहने निकालने लगता है। भूमि के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। डे से अमन की उंगलियां उसके शरीर को टच हो रही थी गहने उतारते हुए। सारे गहने निकलकर अमन उसे कहता है आप आज रेडी नहीं हो तो हम फिर कभी सोच सकते हैं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप मुझे बात दो। भूमि शर्म के कारण कुछ भी नहीं कहती है। किसके बाद तो उसका अमन को देखना भी मुश्किल हो रहा था। अमन प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर उसके होठों को अपने अंगूठे से रब करता है। अमन उनके करीब आता है। भूमि को अमन की सांस अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। वह अमन के किस के लिए पूरी तरह से तैयार थी। अमन अपने होठों को भूमि के कान के पास लेकर जाता है और उसके कान में धीरे से कहता है आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं और कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। आप वॉशरूम में चेंज कर लीजिए, मैं यहाँ रूम में चेंज कर लेता हूँ, फिर हम सो जाएंगे। कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना। अमन की बात सुनकर भूमि अपनी आंखें खोल लेती है। अमन उससे दूर हो जाता है। भूमि डिस्पोनमेंट में अमन को देखने लगती है। वह बस हाँ के सर हिला देती है। अमन को अब मन ही मन हंसी आ रही थी। वह जानता था भूमि क्या चाहती है, पर लाज शर्म की वजह से उसे कह नहीं पा रही है। अमन भी अब उसको तंग कर रहा था। भूमि उठकर अपने कपड़े लेती है और वॉशरूम में चली जाती है। अमन रूम में ही अपने कपड़े चेंज कर लेता है। वह कंफर्टेबल टी शर्ट और लोअर पहन लेता है।
20 मिनट बाद भूमि एक नाइट ड्रेस पहनकर बाहर आती है। वह बेड पे सोने लगती है, बट अमन उसे कहता है, हमें इतनी जल्दी हमारे रिश्ते को आगे नहीं लेकर जाना चाहिए। मुझे पता है आप रेडी नहीं हो, इसीलिए हमें धीरे धीरे ही शुरुआत करनी चाहिए। सुहागरात फिर कभी मना लेंगे। आप एक काम कीजिए, आप सोफे पर सो जाइए। मैं सोफे पर फिट नहीं आऊंगा, गिर जाऊंगा उस पर से। मैं यही बेड पर सो जाऊंगा। भूमि को यकीन नहीं हो रहा था। अमन उसे सोफे पे सोने के लिए कह रहा था। कहाँ वह अपनी फर्स्ट नाइट के सपने देख रही थी। कहाँ उसे अमन के साथ सोना भी नसीब नहीं हो रहा था। भूमि का मन अब रोने को कर रहा था। टायर्ड भूमि सोफे पे सोने के लिए जाने लगती है, बट अमन उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पे गिरा लेता है और खुद उसके पास लेटकर उसे कहता है, आपको नहीं लगता आपको मुझसे शिकायत करनी चाहिए? कितनी अच्छी वाइफ मिली है मुझे जो मेरी सारी बातें मान लेती है। भूमि उसे नाराजगी के साथ कहती है, आपने ही कहा था जाने के लिए। मैं कुछ नहीं कहूंगी तो क्या आप मेरी बात नहीं सुनोगे? मैंने कहा ना मैं आपसे प्यार करती हूँ, और क्या कहूँ आपको? अमन उसके नजदीक आकर कहता है, आप क्या चाहती हो वह बात बताओ। भूमि उसे घूर के देखकर कहती है, आपको पता है सब कुछ मैं क्या चाहती हूँ। आप मुझे तंग कर रहे हो बस। अमन अपने होठों को उसके होठों के बिल्कुल पास ले जाकर उसे पूछता है, तंग ना करूं तो और क्या करूं? भूमि उसकी आंखों में देखकर उसे कहती है, बस प्यार कीजिए। अमन उसके होठों से अपने होठों के मिला लेता है और उसे पूरी शिद्दत से किस करने लगता है। इस बार भूमि भी उसे किस कर रही थी। कुछ ही देर में रूम का माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया था। वह दोनों अपने प्यार की दुनिया में खो जाते हैं। अगले दिन सुबह 4:30 बजे अमन की नींद धीरे धीरे खुलती है। अमन के फोन का अलार्म बज रहा था। रूम में अंधेरा हो रहा था, बस चांद की हल्की सी रोशनी आ रही थी। उठते ही अमन की नजर भूमि पर जाती है, जिसने उसकी कल रात वाली टी शर्ट पहन रखी थी। भूमि उसे हक करके किसी छोटे बच्चे की तरफ सो रही थी। उसे देखकर लग रहा था वह अमन से दूर बिल्कुल नहीं जाना चाह रही हो। अलार्म की आवाज सुनकर भूमि अमन को और ज्यादा टाइटली हक कर लेती है। अपने चेहरे को अमन के सीने में छुपा लेती है। वह अपनी नींद बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। भूमि की हरकत से अमन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसे खुद को ही नहीं पता चला उसे कब भूमि से प्यार हो गया था। उसके दिल में अब सिर्फ भूमि थी। भूमि की नींद डिस्टर्ब ना हो इसलिए अमन जल्दी से अलार्म को बंद कर देता है। अमन की आदत थी सुबह सुबह जिम जाने की, पर आज उसका मन नहीं हो रहा था भूमि से दूर जाने का या भूमि को डिस्ट्रीब करने का। वह भूमि के सर पर किस करके उसे धीरे से आई लव यू कहता है और अपनी आंखें वापस से बंद कर लेता है। रात को वह दोनों सोए भी लेट थे। भूमि बहुत ज्यादा थक गई थी, इसीलिए वह इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि उसको अलार्म भी नहीं सुन रहा था। सुबह 7-9 बजे भूमि की आंखें धीरे धीरे खुलती है। वो अमन से थोड़ी दूर होकर उसे देखने लगती है। रूम में अब उगते सूरज की किरणें आने लगी थी। अमन सोने के बाद भी बहुत ज्यादा फ्रेश और हैंडसम दिख रहा था। अमन रात को ऐसे ही सो गया था। उसे ऐसे शर्टलेस देखकर उसे शर्म भी आ रही थी। भूमि भगवान को थैंक यू करती है इतनी अच्छी जिंदगी के लिए। वह अमन के गाल पे किस करके उसे धीरे से गुड मॉर्निंग कहती है। भूमि उठकर जाने लगती है। अमन उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास सुला लेता है। वो उसके ऊपर आकर उसे कहता है, आपको किसी ने बताया नहीं गुड मॉर्निंग? किस चीक्स पर नहीं देते हैं, किसी और जगह पर देते हैं। भूमि मुस्कुराकर ना में सर हिलाती है। अमन उसे कहता है, ये तो गलत बात है। अब अपनी लवली सी वाइफ हो, हर चीज मुझे ही सीखनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। अमन उसके होठों पर किस करने लगता है। भूमि अपनी बाहें उसके गले में डाल लेती है। वह तो बस उसके प्यार के साथ बहती जा रही थी। आज भूमि के पग फेरे की रस्म हो जाती है। उसके अगले दिन उनकी रिसेप्शन पार्टी हो जाती है। 2 दिन बाद अविनाश के घर में अविनाश ठीक हो गया है। उसको डिस्चार्ज कर दिया गया था है। बीते दिनों में सिया हॉस्पिटल में अविनाश से मिलने भी आई थी, बट उसने उससे कोई बात नहीं की थी। अविनाश ने उससे बात करने की कोशिश की थी, बट हॉस्पिटल में उस वक्त कोई ना कोई उसके घर से या हॉस्पिटल से रहता ही था। इसके लिए वह कभी उससे ठीक से बात नहीं कर पाया। सिया अविनाश के घर आती है। उसे मिसेज रायचंद ने बुलाया था। उनको लग रहा था उनके बच्चे को किसी की नजर लग गई। तब उस पर ऐसी आफत आ गई थी, वह अविनाश और सिया के साथ में नजर उतारना चाहती थी। अविनाश के घर वालों को बिल्कुल नहीं पता था उन दोनों के बीच में क्या हुआ। उनको तो यही लगता था उनका बेटा सिया से सच्चा प्यार करता है, तभी उसे शादी करना चाहता था। सिया ने भी उनको कुछ नहीं बताया था। वह सिया को अविनाश के रूम में लेकर आती है। अविनाश अपने बेड पर आराम कर रहा था। अविनाश को आराम से बैठाकर सिया को भी उसके पास बैठाकर मिसेज रायचंद उन दोनों की नजर उतार रही थी। सिया अविनाश से दूर होकर बैठी थी। अविनाश मिसेज रायचंद को कहता है, मॉम अपनी बहू से पूछिए ये इतने दिन मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। सिया कुछ भी नहीं कहती है। वह अविनाश की तरफ देख भी नहीं रही थी। मिसेज रायचंद उसे कहती है, समीर के साले की शादी थी ना, तब नहीं आई थी। ये शादी में गई हुई थी, ये अभी वापस आई है। ये नजर उतारकर मिसेज रायचंद रूम के बाहर चली जाती है। सिया भी बाहर जाने लगती है, पर अविनाश उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। वो उसे कहता है, सिया आई एम सॉरी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। सिया अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगती है, पर अविनाश उसका हाथ नहीं छोड़ता है। सिया उसे गुस्से में कहती है, मुझे अब आपसे कोई बात नहीं करनी है। आपकी हालत देखकर मॉम के लिए मैं यहाँ आ गई हूँ। कुछ दिनों में जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे, तब मैं खुद सभी को हमारी सगाई टूटने की बात बता दूंगी। अविनाश उसे कहता है, टूट गई हमारी सगाई तो ये क्या है?
अविनाश उसके हाथ की उंगली की तरफ इशारा करता है जहां सिया ने उसकी सगाई की अंगूठी पहन रखी थी। सिया ने उस अंगूठी को उठा लिया था। वह नहीं चाहती थी अविनाश की कुछ भी हो। उसे लग रहा था कहीं ना कहीं उसके एंगेजमेंट तोड़ने के बाद ही अविनाश इस हाल में पहुंचा था, तो उसने उस अंगूठी को वापस पहन लिया था। सिया उसे कुछ भी नहीं कहती है, वह अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगती है। अविनाश उसको हक कर लेता है। वह उसे सॉरी कह रहा था। सिया अविनाश के कंधे पर हाथ रखकर उसे दूर धकेलने लगती है, पर अविनाश उसे अपने आप से दूर नहीं कर रहा था। सिया अपना पूरा जोर लगाकर अपने आप को अविनाश से दूर कर ही लेती है। सिया अविनाश को गुस्से में कहती है, दूर रहिए मुझसे, यह हक आप खो चुके हैं। पाउटिंग। सिया बाहर जाने लगती है। तभी उसकी नजर अपने हाथ और कपड़ों पर पड़ जाती है। उसके हाथ पर खून लगा हुआ, उसकी व्हाइट ड्रेस पर भी खून लगा हुआ था। सिया अविनाश की तरफ देखती है जिसने ब्लैक शर्ट पहन रखा था। उसके कंधे की तरफ गीला गीला हो रहा था, उसके हाथ से खून निकल रहा था। अविनाश के कंधे पर चोट लगी हुई थी। जब सिया उसे अपने आप से दूर कर रही थी, तभी अविनाश की चोट डिस्टर्ब हो गई थी। उसके ए से खून बहने लगा था। पर अविनाश को तो कोई फर्क ही पड़ रहा था। उसे तो बस सिया की माफी चाहिए थी। सिया ने भी गुस्से में अविनाश की चोट की तरफ ध्यान नहीं दिया था। सिया जल्दी से अविनाश के पास आकर उसे कहती है, अविनाश आपके हाथ से खून बह रहा है, बैंडेज कहाँ है? अविनाश उसे कहता है, बहने दो खून, तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है मेरे जीने मरने से? सिया गुस्से में अपने आप ही बैंडेज ढूंढने लगती है। उसे कॉटन और पट्टी मिल जाती है। सिया जल्दी से अविनाश का शर्ट खोलने लगती है, पर अविनाश उसका हाथ पकड़कर उसे कहता है, ये क्या कर रही हो तुम? मैं एंगेज हूँ। मेरी हालत का फायदा उठाने की जरूरत नहीं है। मेरी सिया मुझसे अभी नाराज है, बट मैं अपनी मांगेतर के लिए लॉयल हूँ, उसे मना लूंगा मैं। सिया उसको गुस्से में कहती है, अविनाश ये क्या बचपना है? क्यों बहकी बहकी बातें कर रहे हो आप? हाथ छोड़िए मेरा। अविनाश उसे कहता है, नहीं, पहले तुम मुझे आई लव यू कहो, मुझे किस करो। सिया उसे कहती है, आप अपनी ही दुनिया में रहते हो ना? अविनाश उसे कहता है, हाँ, अपनी ही दुनिया में रहता हूँ मैं, जिसका इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गई हो तुम। मुझे पता है तुम मुझे प्यार करती हो, पर मुझसे नाराज हो, इसलिए ये सब चीज नहीं करोगी। इसीलिए पहले मुझे माफ करो, फिर मुझे आई लव यू कहो, फिर हम किस करेंगे। उसके आगे का सारा रोमांस शादी के बाद करेंगे। शुरुआत माफ करने से करते हैं, करो मुझे माफ। सिया उसका हाथ झटक कर उसके शर्ट के बटन खोलते हुए कहती है, नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। जिंदगी में और धोखे नहीं खाने मुझे। बहुत फायदा उठा लिया आपने मेरा, अब और नहीं, दोबारा आपकी बातों में नहीं आऊंगी मैं। अविनाश उसका हाथ पकड़कर उसे गुस्से में कहता है, फायदा उठाने का मतलब भी पता है क्या तुम्हें? कब फायदा उठाया मैंने तुम्हारा? अपने बर्थडे के दिन जब उस होटल के बंद रूम में हम दोनों के अलावा कोई नहीं था, तब मैंने तुम्हारा फायदा उठाया था। जवाब दो। सिया कुछ भी नहीं कहती है अविनाश। या फिर हमारी पहली डेट वाले दिन जब मेरे पूरे घर में हम दोनों के अलावा कोई नहीं था, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था, तब मैंने तुम्हारा फायदा उठाया था। जवाब दो। सिया अभी भी कुछ नहीं कहती है। अविनाश, सगाई के बाद जितनी बार भी हम मिले थे, तब मैंने तुम्हारा फायदा उठाया था। करने को तो मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकता था। लड़कियां ऑफर देती हैं मुझे वन नाइट स्टैंड के लिए, पर तुम्हारे अलावा मैं कभी किसी के करीब नहीं आया। तुम भी मेरी बात मान ही लेती, पर मैंने कभी अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं की थी, क्योंकि मुझे पता है शादी से पहले तुम कंफर्टेबल नहीं हो इन सब के लिए। इसे फायदा उठाना कहते हैं, तो हाँ, उठाया था मैंने तुम्हारा फायदा। अविनाश उसका हाथ छोड़ देता है। सिया को अब अपनी कही बात पर पछतावा हो रहा था। अविनाश का अभी भी खून बह रहा था। सिया उसके शर्ट के बटन फिर से खोलने लगती है, बट अविनाश उसका हाथ हटाते हुए कहता है, दूर रहो मुझसे। मैं तो सारे हक हो चुका हूँ ना, तुम्हें मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर को बुला लूंगा मैं, जाओ तुम। सिया उसे कहती है। अविनाश, डॉक्टर के आने तक खून ज्यादा बह जाएगा। आपका पहले भी बहुत सारा ब्लड लॉस हो चुका है एक्सीडेंट की वजह से, प्लीज जिद नहीं कीजिए। अविनाश उसे कुछ भी नहीं कहता है। सिया फिर से आगे आने लगती है, पर अविनाश उसे फिर से हाथ दिखाकर रोक लेता है। सिया उसे गुस्से में कहती है, आप मेरी बात मान रहे हो या मैं मॉम को बुलाऊं रूम में? सिया उसकी शर्ट को खोलने लगती है। इस बार अविनाश उसे नहीं रोकता है। सिया उसकी ड्रेसिंग करने लगती है। 10 मिनट में वह उसके अच्छे से पट्टी कर लेती है। सिया उसके क्लोजेट से एक नया शर्ट निकालकर उसे पहना देती है। सिया उसके शर्ट के बटन बंद कर रही थी। अविनाश उसे नरमी से कहता है, मैंने कुछ भी तुम्हें हर्ट करने के लिए नहीं किया था। भले ही मेरे बर्थडे वाले दिन मुझे तुमसे प्यार नहीं था, हमारी डेट के टाइम मुझे तुमसे प्यार नहीं था, हमारी सगाई के टाइम मुझे तुमसे प्यार नहीं था, बट अब है आई रियली लव यू सिया, प्लीज फॉरगिव मी। सिया कोई रिएक्ट नहीं करती है। उसके हाथ पे एक आंसू की बूंद गिरती है। वो अविनाश की तरफ देखती है। उसकी आंखों में आंसू थे। अविनाश को अपनी गलती का पछतावा था। इस बात का सिया को इल्म था, पर उसको समझ में नहीं आ रहा था उसे अविनाश को माफ करना चाहिए या नहीं। सिया उसे कहती है, कब हुआ आपके मुझसे प्यार? अविनाश उसे कहता है, जब से तुम्हें जानने लगा हूँ तब से, हर दिन, हर पल, हर रोज। सिया उसे कहती है, मैं अगर आपको माफ ना करूँ तो आप क्या करोगे? अविनाश उसे कहता है, फिर से माफी मांगूंगा, पर तुम्हें मना कर रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरी सनशाइन मुझे प्यार करती है। मैंने उसे हर्ट किया, फिर भी वह यहाँ मेरे पास है। एक्सीडेंट के बाद मुझे उस हालत में देखकर मुझे अपने सीने से लगाकर रो रही थी। तुम्हें अपने आप से दूर जाने नहीं दो। पिछली बार तुमसे दूर गया था तो इस हालत में पहुंच गया था। अगर हमेशा के लिए तुम मुझसे दूर चली गई तो पता नहीं अपने आप का क्या करूंगा मैं, पर जिंदा तो नहीं। सिया उसी मुंह पर अपना हाथ रख लेती है। वह उसे कहती है,
इतना ज्यादा क्यों बोलते हो आप? 2 मिनट चुप नहीं रह सकते क्या आप? अविनाश उसका हाथ हटाकर उसे कहता है, तुमने ही पूछा था। तुम माफ नहीं करोगी तो क्या करूंगा मैं? जवाब दे रहा हूं मैं तो तुम्हें बस। सिया उसके गाल पर एक थप्पड़ मार देती है। अविनाश अपने गाल पर हाथ रखकर उसको देखने लगता है। सिया के नाजुक से हाथ से भी इतने जोर से थप्पड़ लग रहा था उसे। सिया रोते हुए उसे हक करके कहती है, मैं कुछ भी कहूंगी तो आप कुछ भी कर लोगे क्या? किसने कहा था आपको कार के सामने आने के लिए? मुझे बचाने के लिए। आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? आपकी फैमिली का क्या होता? अविनाश उनकी बातों में अपने लिए चिंता महसूस कर सकता था। उसे पहले से ही इतना ज्यादा पछतावा हो रहा था। वह उसे कहता है, आई एम सॉरी सिया। सिया उसे दूर होकर उसे पूछती है, सच सच बताइए, आपने मुझसे सच में प्यार किया था क्या? अविनाश उसके आंखों से आंसू साफ करके उसकी दोनों आंखों पर किस करके कहता है, अभी भी करता हूँ, आगे भी करता रहूंगा। आई लव यू सिया। सिया उसको फिर से हक करके कहती है, आई लव यू टू अविनाश। एक हफ्ते बाद जब से मिसेस खुराना ने अमन की शादी देखी थी, तब से उनके सोए अरमान जग गए थे समीर की शादी देखने के। वो समीर के ऑफिस जाने के तुरंत बाद उसे ऑफिस से घर बुलाती है और समीर और पीहू को साथ में हॉल में बैठी देती है। मिसेस खुराना उन दोनों को कहती है, मैंने फैसला ले लिया है अब। समीर उनको पूछता है, क्या फैसला ले लिया है माँ आपने? मिसेस खुराना कहती है, यही कि तुम दोनों की शादी दोबारा करूंगी मैं। पीहू उनको कहती है, मासी इन सब की क्या जरूरत है? मिसेस खुराना उसे कहती है, एक ही बेटा है मेरा, ऐसी जल्दी में इसकी शादी हो गई थी, इसकी शादी तो पूरा खानदान देखेगा मेरा, सबको बुलाऊंगी मैं इस बार। सब ताने दे रहे हैं मुझे, बेटे की शादी में किसी को ही नहीं बुलाया, धूमधाम से करूंगी इस बार सब कुछ। समीर उनको कहता है, माँ इन सब की। मिसेस खुराना उसकी बात बीच में काट कर कहती है, तू नहीं रोकेगा मुझे, तुझसे पूछ नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ, शादी तो दोबारा होकर रहेगी, पहले सगाई होगी फिर शादी होगी, मेरे सारे अरमान पूरे करूंगी मैं। इस बार पीहू नहीं चाहती थी समीर फिर से किसी के दबाव में उससे शादी करें, उसे पता था वह अपनी माँ की बात को कभी नहीं काट सकता। वो मिसेस खुराना को कहती है, मासी हम शादी नहीं कर सकते, हम तलाक ले रहे हैं, ये फैसला हमने पहले ही ले लिया था 5 महीने पहले ही। मिसेस खुराना समीर को कहती है, ये पीहू क्या बोल रही है समीर, तुम दोनों तलाक लेने वाले हो? समीर उनको कहता है, माँ हमने फैसला लिया था कि 6 महीने बाद तलाक ले लिया। मिसेस खुराना उन दोनों को कहती है, शादी को मजाक समझ रखा है क्या तुम दोनों ने? पीहू उनको कहती है, मासी बड़ी ने ये शादी अपनी मर्जी से नहीं की थी, भाई के कहने पर की थी, भाई ने उसके साथ जबरदस्ती की थी, हमें तलाक लेना ही पड़ेगा, बड़ी भी यही चाहते हैं। मिस खुराना समीर को गुस्से में कहती है, तू क्या सारे अपने फैसले मुझसे बिना पूछे ही कहेगा क्या? समीर उनको कहता है, माँ आपको क्या बोलता, आप भी तो खुश नहीं थी ना इस शादी से? मिसेस खुराना उसे कहती है, अब हूँ खुश मैं इस शादी से, उस समय मैं बस थोड़ा गुस्सा थी क्योंकि तूने मुझसे पूछे बिना शादी कर ली थी। अब मुझसे इस शादी या पीहू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, शादी तो होकर रहेगी, दोनों कुछ भी नहीं कहते हैं। मिसेस खुराना उन दोनों से पूछती है, तुम दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद नहीं है क्या? जवाब दो। दोनों साथ में कहते हैं, पसंद है। मिसेस खुराना उनको कहती है, तो फिर समस्या क्या है, क्यों लेना चाहते हो तलाक? पीहू उनको कहती है, क्योंकि बड़ी मुझे नहीं मानते, अपनी पत्नी नहीं है हमारे बीच में ऐसा कोई भी रिश्ता, इसीलिए तलाक ले रहे हैं हम। तलाक के बाद हम अलग हो जाएंगे, फिर ये अपनी किसी पसंद की लड़की से शादी कर लेंगे। मिसेस खुराना समीर को हैरानी से पूछती है, ये पीहू क्या बोल रही है, तू इसे अपनी पत्नी नहीं मानता? समीर उनको कहता है, माँ मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था। मिसेस खुराना उसे कहती है, किस बात का टाइम चाहिए था तुझे? कितने तो खुश हो तुम दोनों मेरे साथ, एक दूसरे के बिना तो रह नहीं पाते हो। समीर उनको कहता है, माँ मैं अपने दिल और दिमाग के बीच में पिस गया हूँ। दिल कहता है पीहू के साथ रहो और दिमाग ऐसा करने नहीं देता। मिसेस खुराना उसे कहती है, दिल चाहता है ना तेरा तो बस शादी होके रहेगी। पीहू क्या तुम समीर से पसंद करती हो? पीहू उनको कहती है, मेरे अकेले के चाहने से कुछ भी नहीं बदलेगा मासी। मिसेस खुराना उसे कहती है, शादी ऐसा बंधन है जो सब कुछ बदल देता है, इस बेवकूफ के मानने या ना मानने से क्या होता है, वो तुम दोनों पति, इस सच को कोई नहीं बदल सकता। पीहू उनको दुखी होकर कहती है, हमारी तो शादी भी मजबूरी में हुई थी। मिसेस खुराना उसे प्यार से कहती है, तभी तो मैं तुम दोनों की दोबारा शादी करवा रही हूँ, पिछली बार तुझे तो पता ही नहीं था तेरी शादी समीर से हो रही है, ये भी तुझसे शादी अमन के कहने पर कर रहा था। इस बार दोनों पूरे मन से शादी करनी चाहिए, सातों वचन एक दूसरे के लिए लेना। पीहू उनको कहती है, मासी पर बड़ी। मिसेस खुराना उसे कहती है, मुझ पर विश्वास है क्या तुझे? पीहू उनको कहती है, मम्मी के जाने के बाद मैंने आपको ही माँ माना है मासी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मिसेस खुराना उसे कहती है, तो कर लो ये शादी मेरे कहने पर। पीहू उनको कहती है, ठीक है कर लूंगी मैं ये शादी। मिसेस खुराना उसे कहती है, मैं भाई साहब से बात कर लूंगी, दोनों परिवार मिलकर कर लेंगे शादी, 2-3 दिनों में हो जाएगी, सगाई फिर शादी भी कर देंगे। पीहू समीर की तरफ देखती है, वह भी उसकी तरफ रहा है और पीहू निराश होकर अपने कमरे में चली जाती है। मिसेस खुराना समीर को कहती है, तू बेवकूफ है क्या, इतनी अच्छी बीवी से तलाक लेना चाहता है? अगर मैं तेरे लिए लड़की ढूंढती तो भी पीहू से अच्छी लड़की नहीं ढूंढती। तेरा दोस्त अमन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तुझे बिगाड़ कर रख देता है, उसने उसके साथ रहकर ही तेरा दिमाग खराब हो गया है। पर उसने जीवन में एक ही सही फैसला लिया था, तुम दोनों की शादी करवाने का। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। समीर तो डे से अपनी माँ की कोई बात सुन ही नहीं रहा था, उसने दिमाग में अभी बहुत सारी बातें आ रही थी।
वो अपनी जगह से खड़ा होकर बाहर जाते हुए मिसेस खुराना को कहता है, माँ मुझे कुछ काम है, आपसे बाद में बात करूंगा। मिसेस खुराना उसे पीछे से गुस्से में कहती है, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तू जा रहा है। समीर उनको कहता है, कर लूंगा मैं भी शादी, आप तैयारी करवाओ, कोई मदद चाहिए तो बता देना। समीर घर के बाहर चला जाता है। समीर अपने घर के बाहर जाकर अपनी कार में बैठ जाता है और ड्राइवर को अमन के ऑफिस में जाने के लिए कहता है। अमन अपने केबिन में था, उसकी मीटिंग चल रही थी। वह अपने टीम मेंबर के साथ कुछ चीज डिस्कस कर रहा था। समीर बिना कुछ कहे अंदर आता है और अमन के एक मुक्का मार देता है। अमन सभी मीटिंग में मौजूद लोग इनको हैरानी से देखने लगते हैं। समीर सभी को कहता है, आपके बॉस बिजी है, अभी मेरे साथ आप सभी आज ब्रेक पर हो, मेरी तरफ से आज की छुट्टी एंजॉय करो। सभी मेंबर बिना कुछ कहे बाहर चले जाते हैं। वो इतना तो समझते थे, जिस इंसान ने बीच मीटिंग में आकर उनके बॉस को मुक्का मार दिया और उनके बॉस ने भी फिर उसे कुछ भी नहीं कहा, उनकी बात मानने में ही उनकी भलाई है और उन सबको फ्री में छुट्टी मिल रही थी, वह सब क्यों कुछ कहते। अमन को तो कुछ समझ में ही नहीं आया पिछले 70 सेकंड में क्या हो गया। सभी के बाहर जाते ही समीर फिर अमन को और एक मुक्का मारने लगता है, पर अमन उसका हाथ पकड़ लेता है। अमन समीर को कहता है, क्या हुआ तुझे, मार क्यों रहा है मुझे, ऐसा क्या कर दिया मैंने। समीर अपना हाथ पीछे करके कहता है, मेरी शादी वाले दिन तुझे मारने का दिल कर रहा था, तब तुझे मार नहीं पाया था, तब से मन कर रहा था। अमन उसे कहता है, तो अब क्यों मार रहा है, तभी मार लेता। समीर उसे कहता है, तब तू टेंशन में था इसीलिए नहीं मारा था। अमन उसे पूछता है, अब निकल गई तेरी भड़ास। समीर उसे एक पंच और मारकर कहता है, हाँ अब निकल गई। अमन अपने आप को संभालकर उसे चेयर पर बैठाते हुए कहता है, तो बैठ और बता क्या बात है। समीर एक गहरी सांस लेता है और उसे एक सांस में कह देता है, मुझे तेरे बहन पसंद है, मैं उसे प्यार करने लगा हूँ, उसे भी मैं पसंद हूँ, पर उसे बोलने की हिम्मत नहीं है मुझ में। अगर नहीं बोला तो हमेशा के लिए दूर चली जाएगी वो मुझसे। तू बता क्या करूं मैं। अमन उसे सीरियस होकर कहता है, प्यार वो भी मेरी बहन से हो गया है। प्रॉब्लम तो बड़ी है, पहले तू मुझे क्लियर कर सब कुछ, कब हुआ तुझे उससे प्यार, कब से चल रहा है तेरे दिमाग में ये सब। समीर उसे कहता है, नहीं पता, शादी के बाद से ही फील करना लगा हूँ उसके लिए ये सब। उसकी आंखों में आंसू नहीं देखे जाते हैं, जब वह स्माइल करती है तब जी करता है उसे ही देखता रहूं, जब भी हम दोनों कभी किस। अमन उसको बात को बीच में ही रोकते हुए कहता है, हाँ हाँ ठीक है, समझ गया मैं सब कुछ, इतनी ज्यादा डिटेल में भी नहीं एक्सप्लेन करना है, बहन है वह मेरी। दूसरी बात, तू उससे सच्चा प्यार करता है या टाइमर पास कर रहा है। समीर उसे कहता है, सच्चा प्यार करता हूँ, टाइम पास क्यों करूंगा, पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ उसके साथ। अमन उसे कहता है, फिर तो ठीक है। तीसरी बात, सिर्फ तू ही उससे प्यार करता है या मेरी बहन भी करती है, क्या तुझसे प्यार। समीर उसे कहता है, वह भी करती है, शायद कभी कहा नहीं उसने भी। अमन उसे कहता है, तू करता है तो बोल दे उसे, मेरी बहन तेरे साथ बहुत खुश है और आगे भी रहेगी मेरी तरफ से। हाँ है। समीर उसे कहता है, तुझे कोई समस्या नहीं है ना हमारे रिश्ते से, हमारी शादी से। अमन उसे कहता है, नहीं मुझे कोई समस्या नहीं है तुम दोनों के रिश्ते से, मैं तो चाहता हूँ तू मेरी बहन से शादी कर ले। समीर उसे ठीक है बोलकर बाहर जाने लगता है। अमन उसे पीछे से कहता है, अब किसे मरने जा रहा है। समीर वापस आकर अमन के गले लग जाता है। अमन उसे कहता है, थैंक यू यार अपने गिल्ट को खत्म करने के लिए। समीर उसे कहता है, जी अब तो बात प्यार पर आ गई थी, अब तो गिल्ट को खत्म होना ही था। वो उससे दूर होकर कहता है, जाता हूँ मैं, पीहू से तो बात करना बाकी है अभी, ऐसे ही घर से आ गया था मैं। अमन उसे कहता है, मेरी बहन का हमेशा ध्यान रखना। समीर उसे कहता है, वाइफ है वह मेरी, मैं अपनी वाइफ का हमेशा ध्यान रखूंगा। अमन उसे कहता है, मुझे पता था तू मेरा वादा कभी नहीं तोड़ेगा। समीर उसे कहता है, तेरा वादा मैं कभी नहीं तोड़ सकता। अमन उसे कहता है, जा अब, कितने दिनों से ये बात सुनना चाहती थी वह। समीर वहां से चला जाता है। अमन अपनी चेयर पर वापस बैठ जाता है। वह अपने पीए को फोन करके कहता है, सभी का ब्रेक ओवर हो गया, वापस आ जाओ। सभी एम्प्लॉय दुखी मन से वापस आ जाते हैं। क्लाउड 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 दिल समीर घर जाता है और अपने कमरे में जाता है। पीहू रूम में ही थी, बेड पर ऐसे ही लेटे हुई थी। पीहू को लगा था समीर अपने ऑफिस वापस चला गया होगा। वह समीर को देखकर बेड से उठ जाती है। पीहू समीर को कहती है, बड़ी सॉरी, आपको फिर से मुझसे शादी करनी पड़ रही है। पिछली बार आपने भाई के कहने पर मुझसे शादी की थी, इस बार मासी के कहने पर कर रहे हो। आपको फिर से गिल्ट होगा मेरे साथ शादी करके। आप अपने दोस्त की बहन से शादी कर रहे हो, फिर से हम शादी नहीं करेंगे, 1 महीने बाद तलाक ले लेंगे। समीर उससे कहता है, मुझसे नहीं पता हमारी दोबारा शादी कुछ बदल पाएगी या नहीं, पर मैं तुमसे शादी करूंगा। पिछली बार तो तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम मेरे साथ शादी कर रही हो, फिर भी तुमने हमारे रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश कर रही हो। मुझे तो पता था कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, फिर भी मैं तुम्हारा साथ नहीं निभा पाया। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। समीर अपने तलाक के पेपर निकलता है और उन पन्नों को फाड़ देता है। पीहू उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, बट समीर ने पिछले 5 महीनों में उसे बहुत ज्यादा तंग किया था। वह उसे थोड़ा तंग करने की सोचती है। पीहू उन पेपर की तरफ इशारा करके उसे कहती है, बड़ी ये रियल पेपर थे, ये क्या किया आपने। अब हमारा तलाक कैसे होगा, अब फिर से पेपर बनवाएंगे, कितना टाइम लग जाएगा। समीर उसे कहता है, नहीं चाहिए मुझे तुमसे तलाक। पीहू उसे कहती है, नहीं बड़ी, आप भाई और मासी के लिए फिर से वह सब नहीं करो, मैं समझ दूंगी उन्हें, मैं समझ दूंगी कि आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते, अपने दोस्त की बहन के साथ नहीं रहना चाहते। समर उसे कहता है, मैं अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ, जो कि सिर्फ तुम हो पीहू। पीहू उसे कहती है, लेकिन पत्नी होने से क्या होता है।
आप मुझे प्यार थोड़ी ना करते हो। समीर उसे कहता है, हो गया है, तुमसे प्यार नहीं रोका मैंने खुद को तुमसे प्यार करने के लिए। पीहू उसे कहती है, नहीं बरी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप पूरी जिंदगी फिर गिल्ट में रहोगे कि आपने अपने दोस्त की बहन से प्यार किया है। समीर पीहू को देखने लगता है। उसे पता था वो बस उसे तंग कर रही है, अब उसका मजाक बना रही है। समीर उसे कहता है, ठीक है तो फिर से पेपर बना लेना, ले लेंगे हम तलाक, शादी भी नहीं करेंगे दोबारा से। जाओ तुम अपने पापा के घर नहीं रहना अब। पीहू जल्दी से समीर को हक कर लेती है और उसे जल्दी से कहती है, आई लव यू टू बॉडी दो दिल। समीर पीहू को टाइटली हक करके कहता है, आई लव यू ऑलवेज दो दिल दो दिल दो दिल। पीहू उससे पूछती है, नहीं है ना अब आपको कोई भी गिल्ट मेरे साथ रहने से, मुझे प्यार करने में। समीर उससे कहता है, नहीं अब कोई भी गिल्ट नहीं है, लेकिन अगर तलाक ले लिया तो पूरी जिंदगी गिल्ट में जरूर रखता है तुम्हें, कभी अपने दिल की बात नहीं बोल पाया, मेरा दिल मेरे दिमाग से हार जाता है। पीहू उसे कहती है, अभी तो 6 महीने पूरे भी नहीं हुई, कहीं आप अपना फैसला तो नहीं बदल दोगे ना? फिर से आपके मन में वो गिल्ट आ गया है कि मैं आपके दोस्त की बहन हूं, तो आपकी पूरी जिंदगी मुझे सॉरी बोलने में ही गुजर जाएगी। मुझे हमारे हर किस पर सॉरी नहीं सुनना है। समीर उसे करके कहता है, अब हो गया है तुमसे प्यार, तुम्हारा प्यार मेरे गिल से कहीं ज्यादा बड़ा है, मेरा गिल से कहीं ज्यादा बड़ा है। वो अब हमारे प्यार के आगे नहीं आएगा, हमारी खुशियों के आगे नहीं आएगा। पीहू उसे कहती है, पक्का ना? समीर पीहू के चेहरे को अपने थाम कर उसके माथे पर किस करके कहता है, पक्का? समीर पीहू की आंखों में देखकर उसे कहता है, सॉरी पीहू तुम्हें इतना इंतजार करवाने के लिए। समीर उसके पूछे चेहरे पर किस करने लगता है। वो हर किस के साथ उसे आई लव यू कह रहा था। थ्रोइंग किसेस आई लव यू, थ्रोइंग किसेस आई लव यू, थ्रोइंग किसेस आई लव यू मेरी जान, थ्रोइंग किसेस आई लव यू, थ्रोइंग किसेस। पीहू उसे कहती है, बड़ी इतने किसेस बार सॉरी पहले बोल दिया। समीर उसे कहता है, मेरे प्यार के साथ मेरे किसेस तुम्हें मुफ्त में मिले हैं, तुम्हें लेने पड़ेंगे। पीहू उसे कहती है, बड़ी इतना प्यार। समीर अपने माथे को उसके माथे से टच करके उसे कहता है, आज अगर नहीं बोलता तो नहीं पता क्या होता, हमारा इतनी लेट नहीं करनी चाहिए थी, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, कुछ भी गलत नहीं है हमारे साथ रहने में, सॉरी तुम्हें इतना ज्यादा तड़पाने के लिए। समीर उसे किस करता उससे पहले ही उनके रूम का दरवाजा खुल जाता है। मिसेस खुराना उनके रूम में आ जाती है। उन दोनों की इतने पास देखकर वह पलट जाती है। वो दोनों भी जल्दी से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। मिसेस खुराना को जब यकीन हो जाता है अब सही है, वो उनकी तरफ पलटकर उनको कहती है, तुम दोनों मुझसे झूठ बोल रहे थे, मुझे तो पहले से ही पता था तुम दोनों के बीच सब सही है, मेरे सामने नाटक क्यों कर रहे थे? समीर और पीहू एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था क्या कहे। समीर मिसेस खुराना को कहता है, माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जो बात करनी है अपनी बहू से करो। वह जल्दी से बाहर चला जाता है। पीहू भी मिसेस खुराना को कहती है, मासी मुझे कुछ भी नहीं पता, जो पता है आपके बेटे को ही पता है, मुझे सर्दी लग रही है, थोड़ी देर धूप में बैठ जाती हूँ मैं। वह भी जल्दी से बाहर चली जाती है। दोनों के ही एज जल्दी से जाने से मिस खुराना के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, उनको भी तसल्ली होती है। समीर और पीहू के बीच सब सही है। दूसरी तरफ पीहू रूम के बाहर जाती है, तब कोई उसका हाथ पकड़कर उसे दूसरे रूम में खींच लेता है और दीवार से सटा दिया है। पूरे रूम में अंधेरा हो रहा था, बस हल्की हल्की रोशनी ही हो रही थी, रूम भी अंदर से बंद हो गया था। पीहू ऐसे अपना हाथ खींचने से एक पल के लिए हैरान हो जाती है, पर वह समीर के टच को पहचानती थी। पीहू उसे कहती है, बड़ी आप तो ऑफिस चले गए थे ना? समीर उसे अपने चेहरे को उसकी गर्दन में छुपाकर कहता है, माँ के आने से हमारी बातें बीच में ही रह गई थी ना। पीहू को डर लग रहा था क्योंकि अभी दोपहर के 12 बज रहे थे, कोई भी उनको ढूंढता हुआ आ सकता था। पीहू उसे कहती है, नहीं हो गई थी हमारी सारी बातें, ये कोई टाइम है क्या बातें करने का? ऑफिस जाओ आप। समीर कोई जवाब नहीं देता है, वह पीहू के गर्दन पर किस्सेस कर रहा था। वो बस पीहू की नेचुरल खुशबू में पूरी तरह से खो गया था। आज वह बिल्कुल नहीं रुकना चाहता था। पीहू उसे कहती है, बड़ी। समीर उसे एक झटके में गोद में उठाकर कहता है, मेरा नाम समीर है, सिर्फ समीर कहो, मुझे बड़ी भी अच्छा लगता है, पर तुम्हारे मुंह से समीर सुनना है मुझे। समीर पीहू को आराम से बेड पर बैठाकर खुद उसके सामने बैठकर उसे कहता है, पीहू आज मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करना चाहता हूँ, आज मैं पूरी तरह से रेडी हूँ, क्या तुम भी रेडी हो? इस दिन का इंतजार तो पीहू 5 महीनों से कर रही थी। पीहू उससे पूछती है, समीर क्या आप मुझसे शादी करने के लिए पछता रहे हो? समीर उसे कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, और तुम? पीहू उसे हक करके कहती है, कभी नहीं। चमकता दिल चमकता दिल चमकता दिल चमकता दिल चमकता दिल, द एंड राइटर्स नॉट एंड पोस्ट। थोड़ी बिहाइंड द सीन बातें भी कर लेते हैं। सबसे बेस्ट कैरेक्टर मुझे अपनी इस नवेल में अविनाश का लगता है। डे से उसने एक ही दिन में सिया को अपनी बातों से मैनिपुलेट कर लिया था। अमन और सिया की जोड़ी इसलिए साथ नहीं बनाई क्योंकि उन दोनों की कहानी फिर पीहू और समीर की जैसी ही हो जाती। दैट्स व्हाई। कुछ दिनों के बाद समीर और पीहू की दोबारा शादी हो जाती है। इस बार पीहू को भी पता था उसकी शादी किससे हो रही है, और समीर के मन में भी कोई गिल्ट नहीं था कि वह अपने दोस्त की बहन से शादी कर रही है। दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं। भूमि के डैड की बस यही लास्ट ट्विस्ट थी कि वह भूमि को खुश देख सके और उसे सही हाथों में सौंप दे। 2 महीने बाद उन्होंने भी अपनी आखिरी सांस ले ली थी। उनका अंतिम संस्कार अमन ने ही किया था। भूमि को भी उसने बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया था। 3 साल बाद अविनाश और सिया की शादी भी हो जाती है। अविनाश को भी सिया से सच में प्यार हो गया था, जैसा अविनाश ने सोचा था। उनके शादी के 2 साल बाद उनके 2 जुड़वा बच्चे होते हैं।
जिसका नाम वो आसी और शिव रखते हैं। सिया और अविनाश भी अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिता देते हैं। And the all live happily ever after. Finally the end. Thanks for watching. Subscribe for more amazing stories.